तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम सुनकर ही ना लोगों की रूह तक कांप जाती है। तो हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। अब कैंसर एक ऐसी बीमारी है ना कि अगर ये किसी को हो जाए ना तो वो बंदा सिर्फ जो है अपने दिन गिनने लगता है कि भाई इतना टाइम रह गया उतना टाइम रह गया। तो आखिर ये कैंसर इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों हो जाता है? और आप लोगों ने देखा होगा कि हर मूवी से पहले ना इसका ऐड चलता है कि एक मुकेश था, इसका नाम मुकेश है और ये नहीं रहा तो बीड़ी गुटखा पान मसाला कुछ भी आपको नहीं खाना चाहिए। तो पूरा जानने वाले इस कैंसर के बारे में। बाकी आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 4 के बारे में और इस यूनिट 4 को हम जो है कंप्लीट कवर करने वाले हैं। यानी कि इस एक ही वीडियो में आपको ये कंप्लीट यूनिट 4 मिल जाएगी। तो यूनिट 4 होने वाली है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन कैंसर एंड एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर। तो ये हमारा जो है 10 मार्क्स 15 मार्क्स कितने भी मार्क्स में आ सकता है, तो इसको हम उसी के अकॉर्डिंग जो है कवर करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट के बारे में। तो ये हमारा यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और ऑस्टियोपोरोसिस ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको कवर करेंगे। और लास्ट में हमारे जो यहाँ डिसीज बचती हैं जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, अल्कोहल लिवर डिसीज और हेपेटाइटिस हमारे एक इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बारे में जो हम इस वीडियो में अच्छे से जो है बात करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, सिलेबस वाइज ना देके हम इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे, उसका नाम है कैंसर। तो आपसे रिक्वेस्ट वाइज यही है कि इस वीडियो को पूरा देखना और रफ नोटबुक अपनी लेके बैठना, थोड़ा बहुत लिखते रहना। और देखो इस कैंसर को ना ऐसे मत देखो कि आपके एग्जाम में आने वाला है क्या क्या चीज़ें लिखनी है, इसको आप समझो। क्योंकि अगर आपको एक बार कैंसर का पूरा समझ आ गया भाई क्या होता है कैसे होता है, इसका पूरा फंडा क्लियर हो गया ना, आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है और हो सकता है भाई बहुत लोगों को ये होने से भी बच जाए। तो ये हमारी एक लाइफ सेविंग वीडियो हो सकती है। तो इसीलिए भाई इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और हो सके तो अपनी फैमिलीज वगैरह के साथ भी। तो कैंसर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। बाकी हमारे ये यूनिट 4 है, तो पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 3 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट है। तो उसकी जो भी PDF वगैरह है वो आपको हमारी वेबसाइट केयरवेलफार्मा.in पर मिल जाएंगी और जो भी नोट्स वीडियोज़ वगैरह है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखो अब अगर कैंसर के बारे में बात करें ना तो उससे पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है ना वो एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो जैसे हम लोग जब मतलब पैदा हुए थे, जब हम बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे थे, तो आप लोगों ने क्या देखा होगा, अगर मैं बताऊं कि हम इतने से, मान लो बहुत ही छोटे थे भाई, हम गोद में आ जाते थे, इतने छोटे थे। तो क्या हम उस टाइम से लेके आज तक इतने ही बड़े हैं, छोटे ही हैं क्या? नहीं ना, हमारी क्या हुई है, हमारी बॉडी ग्रो कर गई है। और ग्रो करके मान लो कि पहले हम यहाँ पे बहुत ही छोटे थे भाई 1-2 फुट के, लेकिन अब अगर देखा जाए तो हम अच्छे खासे, यानी कि देखा जाए 5-5, 6-6 फीट के भाई इंसान हो चुके हैं। तो अच्छे खासे हम इतने बड़े बड़े यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं। और हम जो भी हमारे जैसे हाथ बहुत छोटे थे अब हमारे बड़े होते जा रहे हैं हाथ पैर, तो हम क्या धीरे धीरे हमारे बॉडी के पार्ट्स बड़े हो रहे हैं और हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं। हम आज पहले इतने थे अब इतने हो गए। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? तो सबसे अगर हम इनिशियल लेवल पे जाएँ तो हमारी बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल्स होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सेल्स से मिलकर हमारे बने होते हैं टिश्यू, और ये टिश्यू जब मिल जाते हैं इनसे जा के हमारे बनते हैं ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं तब जाके हमारी बॉडी का कोई सिस्टम बनता है। और ये पूरी हमारी बॉडी जब ऐसे ढेर सारे सिस्टम मिल जाते हैं तब जाके हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो इनिशियल लेवल पे क्या है कि अगर हमारे सेल्स ग्रो करेंगे, यानी कि सेल्स अगर हमारे बड़े होते जाएंगे, बड़े तो नहीं होते सेल्स हमारे, क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं, लेकिन सेल्स का अमाउंट बढ़ता है, सेल्स की संख्या बढ़ती है। तो जैसे एग्जांपल ले लो कि पहले अगर हम मान लें कि हम बहुत छोटे थे, हमारे कुछ मिलियंस में ही होंगे सेल, लेकिन जब हम इतने बड़े हो गए तो हमारे में ट्रिलियंस, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, इतने मतलब गिन ही नहीं सकते इतने ज़्यादा सेल्स हमारी बॉडी में जहाँ पे होंगे। तो सेल्स ग्रो कैसे करते हैं एक्चुअल में? तो ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर की HEP में पढ़ा था कि जैसे मान लो हमारा कोई सेल है तो ये क्या करेगा, एक सेल से हमारे 2 बनेंगे और फिर ये अगेन हमारे 2-2 में डिवाइड हो जाएंगे और ये अगेन हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे सेल्स क्या है, आपस में इस तरह ग्रो करते रहते हैं और इनके ग्रो करने से हमारी जो संख्या बढ़ती है बॉडी की, और हमारा कोई भी मान लो अगर ये हमारा एक हाथ है तो ये हमारा ग्रो करके बाद में इतना बड़ा हमारा हाथ हो जाता है, मतलब एक नॉर्मल हमारे रेंज तक आ जाता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स है ना वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो ग्रो का फंडा वो हमारा होता है सेल डिवीजन की वजह से। आप लोगों ने पढ़ा होगा मियोसिस, माइटोसिस, ये आपने सब देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इन्हीं सब की वजह से हमारा क्या है, सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन में क्या है, एक सेल हमारा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला रहता है, ऐसा नहीं ये मर जाता है। इससे 2 बने, फिर इनसे 2 बने, इससे 2 बने, तभी तो हमारा अमाउंट बढ़ता जाता है और हमारी बॉडी जो है ग्रो करती जाती है। तो ये पूरा फंडा समझ गया कि इस तरह हमारी पूरी बॉडी ग्रो करती है। अब समझते हैं कि कैंसर वाले केस में क्या प्रॉब्लम होती है। तो कैंसर के केस में क्या होती है ना कि जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर जगह, अगर
में मान लो ये जगह उठा लूँ मैं, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर जगह के क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। अब लोगों के साथ नॉर्मल सी बात है भाई, सेल तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अब नॉर्मल तरीके से ग्रो करते हैं। अब नॉर्मल यहाँ हम इसको बोल सकते हैं अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करते हैं। इसका मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्मल क्या चलती है, 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, लेकिन इस कैंसर वाले केस में क्या होगा कि ये सेल्स हमारे क्या हो जाएंगे, डिफेक्ट हो जाएंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि हो सकता है ये एक सेल है ना, यही हमारे यहाँ पे 4 सेलों को कर दे, और ये 4 है हमारे, पता चले ये हर एक सेल्स हमारा कोई 3 को कर रहा है, कोई 2 को कर रहा है, कोई हमारा 4 सेल को ग्रो कर रहा है, कोई मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमारी अबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, और हमारे इस तरह पूरा ये जाने लगते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो ये हमारे एक हाथ था, अगर ले लेते हैं इसमें, तो इधर पर्टिकुलर जगह पे एक इस तरह का एक बॉडी मास बन जाता है, और जो अनवांटेड है, हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हमारी नॉर्मल बॉडी ये है, हमारा मान लो हाथ ऐसा नॉर्मल है, तो यहाँ क्या होगा, इस जगह पे एक अलग सा हमारा मास बन के आ जाता है, और ये जो अलग सा हमारा बन जाता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। और ये जो ट्यूमर होता है ना, यही एक्चुअल में क्या होता है, कैंसरस सेल होते हैं, और यही आगे जाके और फैल जाता है। यानी कि ये एक जगह हो गया, फिर इसके जो सेल्स हैं वो हमारे इधर उधर मतलब ट्रैवल करके हमारे और बॉडी के पार्ट्स में ये कैंसर फैलता जाता है। तो ये जो हमारा ट्यूमर होता है ना, इसी को हम यहाँ पे जो है कैंसर बोलते हैं। तो ट्यूमर एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो गया, इसी ट्यूमर को हम नियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो नियोप्लाज्म है, ये एक्चुअल में क्या है, हमारे एक अबनॉर्मल मास है, यानी कि हमारे बॉडी का वो हिस्सा है जो अबनॉर्मल है, हमको चाहिए नहीं था, ये हमारा अनकंट्रोल तरीके से बढ़ गया है। और ये क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारे सेल्स में कोई डिफेक्ट हो सकता है, और इसी डिफेक्ट की वजह से क्या है कि ये सेल्स हमारे अनकंट्रोल तरीके से यहाँ पे इस तरह से मतलब पूरा बढ़ते जा रहे हैं, और इनके बढ़ने की वजह से क्या है, हमारे कोई से बॉडी पार्ट में इस तरह के एक अबनॉर्मल मास आ जाता है, इसको हम ट्यूमर बोलते हैं। और यही ट्यूमर हमारा एक्चुअल में क्या होता है, कैंसर होता है। आगे जब ये स्टेज में बढ़ता जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, आगे जाके पूरी बॉडी में फैल जाता है, और पूरी बॉडी में कैंसर कॉज करेगा। और अगर कैंसर बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्टेज पे पहुंच जाता है, तो बंदे की डेथ हो जाती है। और एक्चुअल में कैंसर है ही ऐसा, कैंसर का काम क्या है कि वो धीरे धीरे आपकी यहाँ बॉडी में आ गया, फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, बॉडी को खाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे बॉडी पूरी मतलब वेट लॉस हो जाता है, पूरे सूख जाते हैं, एकदम खत्म होने वाली हालत आ जाती है, और तड़प तड़प के बंदे की मौत होती है। इसीलिए कैंसर भाई इतना ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ यार, अगर कोई बंदा अभी भी कोई स्मोकिंग या कोई भी भाई तम्बाकू पान वगैरह खाता है ना, ये थोड़ी देर के मजे हैं भाई, आपने खाई थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा। अब ये मत बोलना सर एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, ये मतलब सब ना, ये सब इनिशियल वो होते हैं फ़ायदे कि थोड़ी देर आपको मज़ा आता है, लेकिन इसका लॉस देख रहे हो भाई लॉन्ग टर्म का है। अगर एक बार किसी को कैंसर हो जाए ना भाई, उसकी पूरी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली डिप्रेशन में, क्योंकि अगर बंदी पता चल जाए कि आपको जो है आप 2 दिन बाद मरने वाले हो, आप 1 महीने बाद मरने वाले हो, क्या हालत होगी, खुद ही सोचो ना भाई। एक एक दिन आप ऐसे बिताओगे भाई, वेस्ट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, डिप्रेशन में चले जाओगे सोच के, बहुत ही बुरा है। यानी कि बंदा बॉडी से तो मरता ही है, इसमें दिमाग से पहले ही मर जाता है। तो इसीलिए कैंसर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। और इलाज वगैरह हैं इसके, लेकिन वो बहुत या तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, या हर किसी पे काम नहीं करते, या हो ही नहीं पाता है, बंदा डेथ कर ही जाता है। तो इसीलिए इसके रिस्क में जाना ही नहीं है। आज ही जो इसके कॉजेज होंगे वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उन सबसे आपके जो है बच के रहना है। तो अब आप एक जो है बेसिक फंडा समझ गए कि कैंसर एक्चुअल में क्या होता है कि एक हमारी एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां वगैरह मिलके ये हमारे सेल्स को ऐसा करती हैं कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेल डिवीजन है ना, वो अब नॉर्मल और अनकंट्रोल्ड होता है। जैसे नॉर्मल देखा जाए 1 से 2 बने, 2 से हमारे यहाँ 4 बन रहे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जैसे 1 है, इसी से 3 बन गए, फिर इससे 2 बने, इससे 3 बन गए, इससे 3 बन गए, किसी से 4 बन गए। तो इस तरह करते ना हमारा एक इस तरह का बॉडी मास बम्प सा बन जाता है एक तरह से। और ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको बॉडी के बाहर दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन अगर आपको कभी भी किसी तरह का कोई अनमास इस तरह का मतलब कहीं पे कुछ दिखता है ना, तो एक बार चेक जरूर करा लो। जरूरी नहीं है कि वो कैंसर या ट्यूमर ही हो, लेकिन फिर भी आप जो है एक बार उसको डॉक्टर वगैरह किसी से चेक जरूर करा लो, रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि कैंसर एक ऐसा है, अगर आपने इनिशियल स्टेज में यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ठीक करा लिया तो ठीक है, अगर बहुत हाई लेवल पर चला गया तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह ये हमारा इस तरह का एक मास बन जाता है पूरा, और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये अब नॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। और ये जो बनता है हमारा इस तरह का इकट्ठे होकर सेल्स, इसको हम जो है नियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये हमारा एक अब नॉर्मल मास होता है जो टिश्यू का मतलब मिल के बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि सेल हमारे जितने डिवाइड होने चाहिए उससे ज़्यादा डिवाइड होते हैं। और मरना भी मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये नॉर्मल सेल हैं डिवाइड होते रहते हैं, तो जो पुराने वाले सेल्स हैं ना वो कुछ टाइम बाद जाए उनका लाइफ साइकिल होगी, उसके बाद वो डेथ कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पुराना हमारा मरता ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो अपॉप्टोसिस है, उनकी नेक्रोसिस है, वो होना बंद हो जाती है। इसलिए ये हमारी और ज़्यादा
टेंशन वाली चीज़ होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, नए हमारे बनते जा रहे हैं, जितने बनने चाहिए उससे ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, पुराने हमारे मर नहीं रहे हैं, तो इससे हमारे ये इस तरह का मास बनता जा रहा है। और अब इसके एक्चुअल नुकसान क्या है ना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा आगे चल के ट्यूमर बन जाता है और ये ट्यूमर हमारा कैंसर को डेवलप कर देता है। अब देखो, ये हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? नियोप्लाज्म या ट्यूमर या फिर कैंसर। एक तरह से आप इनको दो टाइप्स का यहाँ बोल सकते हो। एक हमारा होता है बिनाइन और एक हमारा होता है मैलिग्नेंट। अब ये जो बिनाइन होता है ना, एक्चुअल में क्या है कि ये कैंसर होता ही नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें हमारे कहीं कहीं जो है ये प्रोसेस शुरू होती है, यानी कि इसमें शुरू होती है। और इसमें क्या है कि हमारे जो ट्यूमर है वो डेवलप होना शुरू होता है और वो एक लोकल एरिया पे होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हो रहा था, तो एक लोकल जगह पे क्या है, हमारा इस तरह का एक मास डेवलप होना शुरू होता है। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है और ये स्प्रेड नहीं होती, यानी कि ये फैल नहीं रहा होता। तो अगर किसी बंदे को यहाँ पे ये पता चल जाता है ना बिनाइन वाला, तो इसको फिर ट्रीट कर सकते हैं। और यही एक्चुअल में जो ट्रीट होता है, कहते हैं ना भाई अभी तो टाइम है, आपका स्टार्टिंग स्टेज है, तो ये वाला ट्रीट हो जाता है। तो ये हमारा होता है बिनाइन वाली कंडीशन। लेकिन फिर हमारी सेकंड आती है मैलिग्नेंट। ये हमारी बहुत ही सीरियस कंडीशन है, क्योंकि ये होता है हमारा एक्चुअल कैंसर। और इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारे सेल्स है ना, ये और रैपिडली ग्रो करते हैं, यानी कि इसने ये बनाया तो ये और ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी ना, एक रोबोट क्या करता है, जो बुरा वाला है वो अपने जैसे 2 को बनाता है, वो अपने जैसे 4 को बनाता है। इस तरह करते करते वो लाखों रोबोट्स अपने तैयार कर लेते हैं, एक आर्मी बन जाती है। और वो आर्मी आगे जाके भाई कई डिफरेंट शेप वगैरह लेती है, सांप बन जाती है, ड्रिल बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है कि सेल्स बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं और वो स्प्रेड भी होते हैं, यानी कि यहाँ पे हो गए, पर ये बॉडी के पार्ट में इधर उधर ट्रैवल करेगा। और ट्रैवल कैसे करता है? हमारे ब्लड के थ्रू करेगा, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू करेगा। तो वो ट्रैवल भी हमारा इधर उधर करता है और इसीलिए ये इतना डेंजरस हो जाता है कि ये हमारा डेथ करने लग जाता है। और ये ट्रीट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि कैंसर आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया में है, जैसे मान लो यहाँ है, तो इसका इलाज क्या होगा? हमारे जो अनकंट्रोल सेल है ना, इसको हम यहाँ पे मार दें, सर्जरी करवा दें, कीमोथेरेपी करके हम उसको वहीं पर रोक दें। लेकिन जब ये हमारा ऑलरेडी स्प्रेड होने लग गया ना पूरी बॉडी में, तो उसको रोकना मुश्किल है, क्योंकि पूरी बॉडी में फैल चुका है। और जब पूरी बॉडी में फैल चुका है तो बंदे को मारना ही पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। तो ये हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, इस बिनाइन कंडीशन में जब कोई भी हमारा ट्यूमर वगैरह ग्रो हो एक लोकल एरिया पे, वहीं के वहीं हम उसका अगर वो कर देना, हम उसका इलाज कर दें, उसको वहीं के वहीं बर्न कर दें, जला दें, कुछ भी कर देना, तो हम उसको ट्रीट कर सकें। इस वाली कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो हमारे दो टर्म है, इसको याद रखो। एक हमारा होता है मेटास्टेसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्यूमर है ना वो स्प्रेड होने लगता है, यानी कि मान लो अगर इस जगह हमारा डेवलप हुआ तो यहाँ से पूरी बॉडी में जो स्प्रेड होता है, तो इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। और ये हमारा जो कार्सिनोजेनेसिस या इसको ट्यूमेरोजेनेसिस बोलते हैं। तो कार्सिनो हमारा कैंसर के लिए है और जेनेसिस मतलब होता है जनरेशन। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारी एक मल्टीपल स्टेप की मतलब प्रोसेस होती है। और इसमें मेनली क्या होगा कि जो हमारा नॉर्मल सेल होगा ना, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये हमारी प्रोसेस, ये सारी की सारी हमारी कैंसर से कनेक्टेड है। अब कैंसर आपका जो है 10 मार्क्स या उससे ज़्यादा में आता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में मैंने लिखा है। और ये सारी चीज़ें आप लिख के आना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो डायग्राम बना देना है, जैसे मान लो ये नॉर्मल हमारा कोई सेल्स हैं ये पूरे। अब इसके एक पर्टिकुलर एरिया पे कोई हमारे बॉडी के सेल्स हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया पे हमारे इस तरह का मास सा डेवलप होने लगता है। अब स्टार्टिंग स्टेज में ये हमारा नियोप्लाज्म है जो नॉर्मल है, बिनाइन कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जाके क्या होगा कि ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लगेगा और ये बहुत ही घातक हो जाएगा। तब ये हमारा ट्यूमर बन जाएगा मैलिग्नेंट वाला, यानी कि जो डेंजरस है, जो एक्चुअल में कैंसर होगा। और उसके बाद भाई इलाज नहीं होता। और इलाज मेनली क्या है कि ये नियोप्लाज्मा है, ये डेंजरस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कट करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं, इसको डैमेज करा सकते हैं, दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो हमारा सिर्फ बिनाइन कंडीशन में है। तो इसीलिए अगर कभी भी कोई भी आपको डाउट लगे ना, तो भाई साहब तुरंत आप लोग जो है चेकअप वगैरह कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से बोलो कहीं भाई ये कोई शक वगैरह तो नहीं है। तो वो अगर देखेंगे, स्टार्टिंग में करा लो तो बहुत फ़ायदा होता है, आप ठीक हो सकते हो। अब मानते हैं हम इसके एटियोलॉजी, यानी कि इसको हम कैसे, मतलब आखिर हो क्या हो रहा है, कैंसर के पीछे के रीज़न क्या है। तो देखो, कैंसर के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है जीन्स। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ये हमारी एक्चुअल में क्या है, ये हमारी वो बीमारी है जो हर बॉडी के किसी भी सेल्स में पाई जाती है। तो यहाँ पे मेन हमारा क्या है, सेल्स होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा सेल्स है ना, सेल्स में भी क्या कर रहा है ना, ये सेल डिवीज़न में वो कर रहा है। अब सेल डिवीज़न के लिए अगर आपको याद होगा, तो सेल डिवीज़न के टाइम पे हमने बायोकेमिस्ट्री में भी पूरा कर लिया, डीएनए आरएनए। तो उसमें हमने क्या देखा, था कि जैसे हमारा कोई भी सेल वो ग्रो करता है, तो पहले ये न्यूक्लियस क्या होता है, इस तरह 2 पार्ट में चले जाते हैं। देन हमारा ये भी पूरा ग्रो हो जाता है। और पहले क्या होगा, जैसे मान लो ये एक है, हमारे न्यूक्लियस इस तरह हो जाएगा, उसके बाद ये सेल करके हमारे यहाँ पे 2 सेल्स बन जाते हैं और ये न्यूक्लियस दोनों हो जाते हैं, इस तरह चलता है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके अंदर हमारा डीएनए होता है, आरएनए होता है। ये केवल एक बेसिक समझ लो, बाकी हम इसको उसमें बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से कर चुके हैं। तो ये डीएनए होगा, आरएनए होगा और इनके अंदर हमारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सब आपने सुना
हुआ ना, तो ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये अपने आप को ऐसे तरह ग्रो करते हैं, मतलब ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट होते हैं, यानी कि इस तरह दो में जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर इन जीन्स में डीएनए, आरएनए या न्यूक्लियस एसिड किसी में भी अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, म्यूटेशन का मतलब होता है उनमें चेंज हो जाना, जो उनका नॉर्मल फंक्शन है ना उससे वो बदल जाते हैं। तो उस चेंज की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये जीन्स हमारे जो अपने आप को इस तरह दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ये भटक जाते हैं। ये दो की जगह मान लो यहाँ 3 न्यूक्लियस बन गए, 4 बन गए, तो इसकी वजह से क्या है कि ये हमारे अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाते हैं। तो हमारे अब यहाँ पे क्या है, 4 सेल बन जाते हैं। तो अगर 1 से 4 होगा तो भाई समझ सकते हो कि कितना रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, और ज़्यादा जब ग्रो करेंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं ये। तो कैंसर हमारे लिए क्या था, मेनली हमारे ये ग्रो करने वाला ही था। तो यहाँ अगर कोई डीएनए जीन से कहीं पे म्यूटेशन हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें अनकंट्रोल जो है ग्रोथ देखने को मिलती है, सेल डिवीजन देखने को मिलती है। फिर हमारी बॉडी में क्या है, ऑनको जीन्स पाए जाते हैं। अब ये 2 तरह के जीन्स होते हैं, एक होता है ऑनको सप्रेशन जीन और एक होता है ऑनको स्टिमुलेंट जीन। अब जो ऑनको जीन्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए हैं, यानी कि ये हमारी ग्रोथ को सबको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन कैंसर वाले केस में क्या होता है कि ये ऑनको सप्रेशन जीन्स होते हैं, वो हो जाते हैं कम, रिड्यूस हो जाते हैं। और ऑनको सप्रेशन का मतलब होता है कम करने वाला। तो जब ऑनको सप्रेशन जीन्स हैं जो कैंसर को कम करते हैं, अगर वही खुद ही कम हो गए तो वही कैंसर को रोक नहीं पाते, और जब कैंसर को नहीं रोक पाते तो ये चीज़ हमारी क्या करेगी, कैंसर को बढ़ावा देगी। तो 2 जीन्स हमारी जीन से, एक होता है कि अगर हमारे डीएनए वगैरह कहीं पे म्यूटेशन हो गई, उनमें चेंज हो गया तब, और ऑनको जीन्स अगर हमारे सप्रेशन वाले कम हो गए तब। तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाता है। उसके बाद हमारी हेरिडिटी आती है, यानी कि अगर पेरेंट्स में किसी को कैंसर था तो बच्चे में होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर बहुत तरीके के हमारे वायरस या बैक्टीरिया भी होते हैं, जो वायरस वगैरह क्या करते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो वायरस भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर कुछ फिजिकल एजेंट्स, जैसे आपने सुना होगा कार्सिनोजेंस होते हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। फिर रेडिएशन, आपने सुना होगा यूवी रेज, एक्सरे, इन सब में जाते हैं तो भाई कैंसर हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक्सरे या सिटी स्कैन वगैरह, एमआरआई स्कैन वगैरह करते हैं ना, तो उस टाइम पर क्या है कि बाकी बंदों को सबको बाहर रखते हैं, और जो अंदर जाएगा बस उसी को दिक्कत झेलनी पड़ती है। जो वो है ना, जो करने वाला होता है वो भी बाहर ही बैठता है, वो भी उसको ऑपरेट करता है बाहर से। तो इसलिए ये डेंजरस होते हैं। तो ये आप समझ रहे हो कि ये भी, इनसे भी बच के रहना होता है। फिर केमिकल एजेंट्स के बारे में बात करें तो जैसे हमारे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कोई पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक वगैरह। कई बार आपने सुना होगा कि चाय को ना गर्म, मतलब पॉलीथीन में डाल के या गर्म वाले उस गिलास में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो गर्म की वजह से क्या है, वो गिलास है उसका कोई पार्ट पिघल सकता है, प्लास्टिक वाला जो होगा, और पिघल के वो प्लास्टिक आपके बॉडी में जा सकती है, और प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती है, तो ये जाके क्या करेगी, आपके सेल्स और इन तरफ जाके क्या करेगी, डैमेज कॉज कर सकती है, और आपको कैंसर होने का चांस बढ़ा सकती है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं स्मोकिंग, तम्बाकू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मैं इतने साल में था, मैंने तम्बाकू गुटखा बहुत खाया और उसकी वजह से मुझे यहाँ कैंसर हो गया। और फिर उसके बाद चलता है अफसोस, हम मुकेश को बचा नहीं सके। तो आप लोगों ने ये ऐड बहुत देखा होगा, तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, तम्बाकू, स्मोकिंग ये सब तो करना बंद ही कर दो। स्मोकिंग यार क्या ही मिलता है, सिगरेट वगैरह, इतना बड़ा बड़ा गंदा गंदा मुँह छाप के रखते हैं ना वो कैंसर के पूरे। देखो आपने कभी कैंसर देखा होगा, क्या होता है, जैसे वो गले में आप दिख रहा है या मुँह पर दिख रहा है, इस तरह का एक बम्पी सा पूरा मांस बन जाता है ये। तो वही तो है, ये अनकंट्रोल्ड वाले ग्रोथ सेल्स ही तो हैं जो वहाँ पे इस तरह बन गए हैं, और वही जाके तो कैंसर का मतलब निर्माण करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये पूरा नुकसान कर देते हैं। तो अब देखो एक्चुअल में आपको बताता हूँ कि नुकसान क्या होता है। तो अब जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है और मैंने लिखा कि यहाँ पे हमारा एक बम्प बनने लग गया। तो अब आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है ना, उसको कोई भी हम फूड वगैरह खाते हैं, उससे न्यूट्रिशन मिलते हैं, और वो न्यूट्रिशन क्या होते हैं, बॉडी में जाते हैं, बॉडी के सेल्स यूज़ करते हैं। कैंसर वाली जगह पे क्या होता है यहाँ पे कि ये जो हमारे सेल्स हैं ना, जो अनकंट्रोल तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ये सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है खुद यूज़ कर लेते हैं। अब ये सारा का सारा न्यूट्रिशन जब खुद यूज़ कर लेंगे तो बॉडी के जो बाकी के पार्ट्स हैं ना, उनके पास वो न्यूट्रिशन, वो ताकत, एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी। और इस वजह से क्या होगा कि बॉडी के जब बाकी पार्ट्स को वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो बाकी पार्ट्स बॉडी के वीक होने लगेंगे, और धीरे धीरे वो सेल्स हमारे क्या करेंगे, डेथ होने लगेंगे। और इसीलिए अगर किसी को कैंसर वगैरह होता है तो उसकी बॉडी क्या है, धीरे धीरे वीक होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा सूखने लगते हैं, बाल हाथ पैर सब टूटने लगते हैं, मतलब बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बॉडी के कैंसर वाले सेल्स हैं ना, वो सारा का सारा खाना पीना उनका खा जाते हैं। आप ऊपर से कितना भी खाओगे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ग्रो कर ही रहे हैं, वो तो ट्यूमर ही बन गया है। तो इसीलिए बाकी की बॉडी में बहुत कुछ होता है, बाकी बहुत लक्षण वगैरह होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो स्मोकिंग, तम्बाकू, ये बहुत रीज़न है। फिर एयर पॉल्यूशन भी रीज़न है कि कभी वो आ जाता है। फिर डाइट वगैरह, आप ज़्यादा पैसे खाते हो, बाहर की चीज़ें खाते हो, रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाते हैं। एल्कोहल ज़्यादा पीते हो, ओबेसिटी, मोटापा ज़्यादा है, या कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। तो ये हमारे कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से क्या है, कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में, तो वैसे तो हमारे बहुत टाइप्स के हैं, लेकिन हमने उस कैटेगरी में कुछ डिवाइड किया है। तो जैसे हमारे आते हैं कार्सिनोमास। तो जो कार्सिनोमास होते हैं ना, ये बेसिकली हमारी बॉडी की जितनी भी स्किन है या जितने भी हमारे टिश्यू हैं जो किसी ग्लैंड को या किसी ऑर्गन को ढक कर रखते हैं, उसको सरफेस बना रहे हैं, उनमें अगर किसी में कैंसर होता है तो उसको हम कार्सिनोमास बोल देते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो वो स्किन का पार्ट है और वो एक ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड वगैरह होता है। प्रोस्टेट कैंसर हो गया, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में हो सकता है, ये फीमेल्स में होता है, ये मेल्स में होता है। उसके बाद यहाँ पे लंग कैंसर हो गया, ये दोनों में हो सकता है। लंग्स में एक तरह से हमारा क्या है, पूरा का पूरा इंटरनल ऑर्गन पूरा है। फिर कोलोरेक्टल कैंसर है, यानी कि जो रेक्टल पार्ट होता है हमारा, फीसेस वगैरह जहाँ से बाहर निकालते हैं, उस एरिया में कैंसर होने के चांस हैं। तो कैंसर भाई कहीं भी हो सकता है, इसलिए उसके टाइप्स अनगिनत हैं। फिर हमारे सार्कोमास है, तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गया कि यहाँ पे जो ट्यूमर हमारा बनेगा ना, वो किसी भी ऐसे टिश्यू पर जाएगा जो किसी बॉडी के पार्ट्स को जोड़ता है या सपोर्ट करता है। जैसे मान लो फैट में हो गया, किसी के मसल्स में हो सकता है, नर्व्स में हो सकता है, टेंडन्स में हो गया, जॉइंट्स में हो गया, ब्लड वेसल्स में हो गया, लिम्फ वेसल्स में हो गया, कार्टिलेज या बोन्स, किसी में भी हमारे ये हो सकता है। तो ये सार्कोमास कैंसर कहलाते हैं। फिर ल्यूकीमिया हमारा सिंपल ये ब्लड कैंसर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है, और अगर ब्लड के अंदर ही कोई कैंसर हो जाता है तो बॉडी के एक एक पार्ट में वो कैंसर पहुंच जाता है, और उसकी वजह से बहुत ही कम चांस बच्चे, मतलब बनने के बाद बहुत ही कम दिन रह जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। अब इसमें जो हमारे हेल्दी ब्लड के सेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और वो रैपिडली ग्रो करने लगते हैं अनकंट्रोल तरीके से, क्योंकि उसमें वही कैंसर वगैरह हो जाता है। फिर हमारा एक लिम्फोमास है, तो ये बेसिकली जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो हमारा एक तरह से काम करता है, फाइट करता है इन्फेक्शन वगैरह के अकॉर्डिंग, हमारे लिए सेफ्टी का काम करता है। उसमें अगर हो जाता है तब बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डाउन हो जाएगा, तो तब कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली 4 तरीके के हमारे हो गए। अब साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो जो हम नॉर्मली काम वगैरह करते हैं ना, फंक्शन, वो हमारा करना बंद हो जाएगा। हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमारे चेस्ट पेन होगा, हमें कफ खांसी वगैरह आएगी, अबडोमिनल पेट में पेन होगा, और बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस लगेगा, जैसे भरा भरा है। और इनका कोई वैसा रीज़न नहीं है, ये सब और भी होते हैं, जैसे मान लो अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से नहीं होगा। ये हमारा अगर अननोन रीजन से हो रहा है तो समझ लो कि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद फीवर, पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा, एनीमिया, ब्लड की कमी होने की चांस है। फिर यहाँ पे जो ब्लड लॉस या चेंज, जो एनोरेक्सिया होता है जिसमें बॉडी अपने आप सूखने सी लगती है पूरी, वो हो जाएगी। स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद ना आना, और फैटिकनेस, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। तो ये कुछ हमारे लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि भाई कैंसर होने के चांस है, फटाफट जाके चेक करा लो। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पैथोजेनेसिस या फिर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर आखिर होता कैसे, बॉडी में डेवलप कैसे होता है। तो देखो, और भी वैसे आपको ये अलग अलग फ्लो चार्ट मिल जाते हैं, लेकिन आप इसी फॉर्म में लिख कर आओ, आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। और बहुत सारे भाई मैकेनिज्म होते हैं, तो हमने एक मैकेनिज्म उठाया जो आपके लिए काम का है, और आप इसके लिख के आओगे भाई, अच्छा सारा कुछ बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या है कि वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज थे, जो हमने अभी देखे कि रेडिएशन लग जाए, केमिकल्स हो जाए, कोई वायरस हो गया, जब जेनेटिक कोई म्यूटेशन हो गया जीन्स में, उनको सबलेशन, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल सेल्स है ना, वो अब नॉर्मल में चला जाता है, उसमें हो जाएगी कोई ना कोई दिक्कत, और उसका डीएनए वगैरह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इनकी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स है हमारे, उसके अंदर के जो जीन्स होते हैं ना, सोमैटिक सेल्स जो हमारे होते हैं नॉर्मल वाले, उस सोमैटिक सेल्स में क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, और हमारे जीन्स में क्या हो जाएंगे, म्यूटेशन हो जाएगी, तो हमारे जीन्स चेंज हो जाएंगे। अब उन जीन्स के चेंज होने की वजह से क्या है, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे ऑनको सप्रेशन वाले वो थे ना, एक ऑनको सप्रेशन थे, एक ऑनको स्टिमुलेशन थे। तो जो ऑनको स्टिमुलेशन, जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं ना, वो सेल्स हमारे हो जाते हैं एक्टिवेट, यानी कि वो वाले जीन्स जो हमारे कैंसर को प्रमोट करेंगे वो हो जाते हैं एक्टिवेट, और वो वाले जीन्स जो हमारे कैंसर को सप्रेस करेंगे वो हो जाते हैं इनएक्टिवेट। यानी कि एक तरह से इनकी हो जाती है यहाँ पे डिक्रीजमेंट, और इनकी हो जाती है एक तरह से इंक्रीजमेंट। तो ये दोनों ही फैक्टर क्या है कि ये कैंसर को हमारे कम करते थे, तो ये सेल्स हमारे हो गए कम, ये जीन्स हो गए हमारे कम। ये कैंसर को बढ़ावा देते थे, तो ये वाले जीन्स हमारे हो गए बढ़। तो इन दोनों से क्या होगा कि अब ये दोनों हमारे क्या करेंगे, बाकी के जो हमारे जीन्स हैं, रेगुलेटरी जीन्स हैं, इन सब के एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, मतलब चेंज कर देंगे, अल्टर कर देंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो सेल्स हैं ना, वो उसमें अब नॉर्मल ग्रोथ होने लगेगी, और जब अब नॉर्मल ग्रोथ होगी, अब नॉर्मल बढ़ेंगे, सेल डिवीजन करेंगे, तो उनकी प्रोलिफरेशन होगी। प्रोलिफरेशन क्या होता है, इकट्ठा होना, यानी कि अब क्या होंगे, हमारे जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगेंगे। और जब ये ढेर सारे सेल्स हमारे इकट्ठे हो जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वो हमारे नियोप्लाज्मा कैंसर या मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक और यहाँ रह गया कि जब जीन्स में म्यूटेशन होगी, तो यहाँ से जो हमारे रेगुलर अपोप्टोसिस वाले थे, यानी कि जो नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, सेलुलर जीन्स वगैरह ये सब जो कर रहे थे, इनमें हो जाएगी अल्ट्रेशन। तो इस वजह से हमारे ये भी अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। तो एक और यहाँ पे क्या हो जाता है, इन सब की वजह से हमारे जो सेल्स का जो मरना था ना, जो अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस हो रही थी हमारी, वो भी यहाँ पे जो नेक्रोसिस होती है वो भी हमारी बंद हो जाती है।
तो अब मैं अगर आपको एक बार पूरा अच्छे से बताऊं कि कैंसर में एक्चुअली हो क्या रहा था, तो जैसे हमारे जो डिफरेंट रीजन थे, हम भाई बीड़ी गुटखा पान मसाला मुकेश वाली सारी कहानी, फिर कोई रेडिएशन यूवी रेज एक्सरे, कोई केमिकल सब्सटेंस हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गया, कई बार बेंजीन भी केस करता है, तो कुछ ऐसे केमिकल हार्मफुल वाले केमिकल जो बॉडी के लिए डेंजरस हैं, कोई वायरस वगैरह लग गया या पेरेंट्स की तरह हमें मिल गया या जेनेटिक कोई म्यूटेशन। तो अगर ये कोई भी हमारा रीजन होता है तो इन सब रीजन की वजह से क्या होगा, हमारे जो नॉर्मल सेल्स थे वो नॉर्मल सेल्स हमारे अब नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अब नॉर्मल में उनके कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, उनके अंदर जो जीन्स थे जो मैंने आपको बताए थे कि हमारा कोई सेल्स है, सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड उसमें डीएनए आ रहा है, ये सब हमारे सेल डिवीजन में काम आते हैं, सेल डिवीजन इन्हीं से होती है। तो इन जीन्स में क्या हो जाएगी, इन जीन्स में हो जाती है अल्ट्रेशन, और अल्ट्रेशन में क्या एक तरह से म्यूटेशन, यानी कि कुछ चेंज हो जाता है, उनके जीन्स हमारे उनकी कोडिंग अलग हो जाती है। कोडिंग आपने देखा होगा ना, जैसे हमारे डीएनए होता है तो उसमें 2 बेस पेयर होते हैं, ये सब मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, यहाँ डिटेल्स में नहीं जाना है। तो बस उसमें जैसे मान लो हमारा ये हमारा बनता है जी से, हमारा सी ये ट्रिप्टोफैन से जुड़ता है, तो इन सब में हमारे ग्वानिन साइटोसिन हो गया, एडेनिन साइटोसिन, तो इन सब की कुछ बेस पेयरिंग में कुछ चेंज हो जाता है, कुछ अलग जुड़ जाता है, कुछ वो हो जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, पूरा का पूरा इनमें म्यूटेशन हो जाती है, और इस म्यूटेशन की वजह से क्या है कि अब जो जीन्स अपना काम करते थे ना, वो जीन्स अब अपना काम सही से नहीं करेंगे। अब तो 3 तरह की प्रॉब्लम आती हैं। पहला जो हमारे मतलब ऑनको जीन्स थे जो हमारे मतलब कैंसर को प्रमोट करते थे, वो सेल्स हमारे बढ़ जाएंगे, जो कैंसर को सप्रेस करते थे, कैंसर को डाउन करते थे, वो हमारे कम हो जाएंगे। और तीसरा जो हमारी अपोप्टोसिस है ना, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, यानी कि हमारे ऑटोमेटिक सेल्स हैं वो डेथ करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और नए हमारे बनते रहते हैं। तो जो सेल्स की हमारी डेथ होनी थी ना, जो मतलब ये वाले थे जो कैंसर सेल वाले थे ना, उनकी बता रहा हूँ। तो जो हमारे कैंसर वाले सेल थे जिनकी डेथ होनी थी, वो उनकी डेथ होना हो जाती कम। तो ये जो हमारे सेल बढ़ रहे थे, इनकी डेथ नहीं हो पाती अनकंट्रोल वाले, तो अपोप्टोसिस में कुछ इंटरेशन हो जाएगा, और इन सब की वजह से क्या होगा, हमारे बाकी के जीन्स वगैरह ये सब अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन का जो प्रोडक्ट है वो हमारे अल्टर्ड हो जाएंगे, हमारे जो रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट है जो नॉर्मली चलता था वो खो जाएगा, और इन सब वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो अब नॉर्मली ग्रोथ करेंगे, अब नॉर्मल प्लोरिफिकेशन होगी, उनका इकट्ठा होगा, और जब इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इस तरह हमारा पूरा बन जाएगा, बंच बन जाएगा, तो इसी को हम यहाँ पे आगे चल के ट्यूमर बोल देते हैं, जो हमारा कैंसर का रूप ले लेता है। तो इस तरह पूरा का पूरा हमारा कैंसर होगा, और हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट्स आपको कैंसर में आता है भाई कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके नुकसान क्या है, तो बहुत सारे हैं, वेट लॉस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कन्फ्यूजन लगेगा, एक्सेसिव थर्स्ट होगा, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, कई बार डायरिया भी हो जाता है, तो भाई दोनों अलग हैं, लेकिन कैंसर में कुछ भी होता है। फिर एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा आएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, और सबसे बड़ा लास्ट में क्या है कि डेथ हो जाएगी। तो ये तो बहुत डेंजरस है ही। अब इसका इलाज करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, पहले नंबर पर आती है रेडियोथेरेपी। अब इसमें क्या है कि जो हमारा ये ट्यूमर वगैरह बन गया था, इसको हम बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, और इसको जला के जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे बर्न कर सकते हैं। तो ये रेडिएशन थेरेपी है, इसमें एक्सरे वगैरह किसी से हम लेज़र से इसको काटते हैं, लेकिन इसके नुकसान है कि बाकी सेल्स में भी हमारे नुकसान हो सकते हैं, और वो लेज़र भाई लेज़र से ही हमारा हुआ था एक तरह से, रेडिएशन से। यहाँ पे कॉजेज में हमारा एक रेडिएशन भी है यहाँ पे, तो रेडिएशन से अगर हुआ था तो हो सकता है बाद में और रेडिएशन हमें कॉज ना करते, तो थोड़ा सा नुकसानदायक है, लेकिन एक ये इफेक्टिव इलाज है जो कर सकते हैं इमरजेंसी में। फिर सर्जरी होती है, सर्जरी में क्या हम इसको कट कर देते हैं, तो कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि कट करके बाकी इन्फेक्शन वगैरह ना फैल जाए, तो ये डर रहता है। सबसे बेस्ट रहता है कीमोथेरेपी, लेकिन इसके रिजल्ट स्लो और वैसे होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट रहता है। इसमें क्या करेंगे, हम उसकी पेशेंट की दवाई चलाते हैं, केमिकल चलाते हैं, और बाकी थेरेपी वगैरह कराएंगे, टाइम टू टाइम उसका चेकअप वगैरह करवाते हैं, तो ये कीमोथेरेपी में होगा। अब जैसे कुछ ड्रग्स अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैक्लोरोइथामाइन होता है, मरकैप्टोप्यूरिन्स होते हैं, सिस्प्लास्टिन होता है, और बाकी हमारे अदर एंटीबायोटिक्स हो गए, ब्यूसल्फाइन वगैरह हो गया, तो ये कुछ हमारी दवाइयाँ हैं जो इस कैंसर के उसमें काम आएगी। बाकी ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल्स में आप जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे जब आप सीनियर हो जाओगे। तो आई होप आपको ये कैंसर के बारे में एक एक बात बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगर कोई भी डाउट्स है आप भाई कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक, डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो बाकी हमारा जो यहाँ पे आप देखोगे सर सिलेबस तो हम बिल्कुल ही पीछे से चला रहे हैं, कोई बात नहीं यार, सिलेबस हमारा पूरा होना चाहिए। जैसे हमने पहले कैंसर के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे बोन्स एंड डिजीज के बारे में, इनके बारे में, जिसमें आएगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गॉट, देन उसके बाद हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सिलेबस होना चाहिए यार, जैसे मर्जी हो। तो अब हम अगर बात करें यहाँ पे देखो बोन्स एंड जॉइंट्स, तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं ना, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है उसमें भाई कितनी 206 हड्डियाँ होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 206 हड्डियाँ हैं तो भाई अलग अलग है ना, तो ये 206 जो हमारी बोन्स हैं ये आपस में अटैच कैसे होती हैं, ये भाई क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हमारे पास पता है डाउट क्या आता था, जैसे मान लो ये हमारी एक हड्डी हो गई, फिर हमारे पास एक ये हड्डी हो गई,
कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हड्डियाँ हैं ना, ये हमारी थोड़ी सी, वैसे तो टिश्यू की मिलकर बनी होती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी क्या है, ठोस होती हैं, हार्ड होती हैं। अब हार्ड की वजह से क्या है कि ये हड्डियाँ आपस में जुड़ नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता मैं कहूँ कोई नहीं, मैं इनको आपस में जोड़ दूँ, और अगर आप इनको आपस में इस तरह जोड़ दोगे तो ये फिर क्या करेंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, इधर उधर घूम फिर नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई हमारा जो मतलब हाथ है, हमारी ये रिस्ट, हम चाहते हैं हमारी रिस्ट घूमे, हम चाहते हैं जो हमारा एल्बो है वो हमारा मूवमेंट करे, हमारे जो हाथ पैर हैं जब हम चलते हैं तो वो हमारे मूवमेंट करनी चाहिए, तो हम ये सब चाहते हैं। तो अगर हम इनको बिल्कुल ही ठोस जोड़ देंगे तो हमारी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बोन्स है ना, इनके बीच में यहाँ पे हमारा पाया जाता है एक फ्लूइड जिसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। अब ये साइनोवियल फ्लूइड एक्चुअल में क्या करेगा कि एक तो वो इनको यहाँ पे आपस में जोड़ भी देता है, और दूसरा क्या होता है, एक तरह से हमारा फ्लूइड होता है ना, तो फ्लूइड की वजह से क्या है कि अब अगर हमारी जो हड्डियाँ हैं, मान लो ये ऐसी है, और ये अगर हमारी यहाँ पे मूवमेंट भी करती है, तो इस मूवमेंट की वजह से भी क्या है कि हमारे इस फ्लूइड को कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमारे हाथ पैर क्या आपस में यहाँ पे मूवमेंट कर पाते हैं। तो इसको एक तरह से ऐसे मानो जैसे हमारे दरवाजे वगैरह बनाए गए हैं ना, तो दरवाजे हमारे चौखट से लगे होते हैं और वो भी हमारी ठोस होती है, तो उसको इस तरह जोड़ते हैं कि वो आराम से मूवमेंट भी कर पाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और ये जॉइंट्स हमारे मतलब कोई वन मूवमेंट होता है, कोई वन साइड होता है, कोई फुल होता है। जैसे हमारी रिस्ट है वो पूरी घूम रही है सर्कुलर, लेकिन जो हमारी एल्बो का है वो सिर्फ हमारे अपर डायरेक्शन में जाएगा, हम इसको बैक तरह से नहीं घुमा सकते, तो केवल हमारा इधर जाएगा। तो इस तरह से हमारे जॉइंट जुड़े होते हैं। तो अब देखो कि जो हमारा ये हमारी मतलब, तो अब अगर क्या होता है कि इस तरह के हमारे जो जॉइंट्स होते हैं और ये हमारी बोन्स होती है, तो अगर क्या होता है कि हमारी यहाँ या तो इस बोन्स में या इन जॉइंट्स में अगर कोई भी कभी भी कोई दिक्कत आती है, कोई बीमारी होती है, तो उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 3 टाइप्स यहाँ पे होंगे, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गॉट। और जो हमारी ऑस्टियोलॉजी वर्ड होता है ना, ये हमारा डिनोट करता है स्टडी ऑफ बोन्स एंड टीथ के बारे में। और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। 2 हड्डियाँ हमारी एल्बो पे जुड़ी हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पे 3 होती हैं वैसे तो यहाँ पे, और अगर हम एल्बो वहाँ पे अपनी कलाई के बारे में बात करें तो कलाई में हमारी 7-8 हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी। तो इस तरह हमारी 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ जब आपस में जुड़ के एक मूवमेंट जॉइंट बनाती हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं, तो उसी को हम यहाँ पे जॉइंट्स बोल देते हैं। तो अब हम चलो पहले बात करते हैं अपने रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो पहले ना बिल्कुल इसके बारे में देसी तरीके समझते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि हमारी पूरी बॉडी में भाई 206 हड्डियाँ होती हैं, और ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं जॉइंट्स के थ्रू। और जॉइंट्स में एक्चुअल में क्या होता है कि बीच में हमारा साइनोवियल जो फ्लूइड होता है ना, वो इनको आपस में जोड़े रखता है। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ना, इसके ऊपर इस तरह की हमारी मेम्ब्रेन लगी होती है। मेम्ब्रेन क्या है, जो इस फ्लूइड को कवर करती है कि हमारी ये जो फ्लूइड है वो बाहर ना निकल जाए। तो ये जो हमारी ये मेम्ब्रेन लगी होती है और ये पूरे को काम संभालती है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी हो जाती है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन में क्या होगा एक्चुअल में कि इन्फ्लामेशन की वजह से जो हमारी ये मेम्ब्रेन थी ना, इसमें हो जाती है इन्फ्लामेशन। और इस मेम्ब्रेन को यहाँ पे एक बार देख लो कि ये 2 हमारी हड्डियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बोन्स हो गई। ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड हो गया, और इसके जो यहाँ पे ये पूरी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं साइनोबियम। अब इस साइनोबियम जो हमारी मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हो जाती है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन आप लोगों को पता होगा क्या होता है कि इन्फ्लामेशन एक्चुअल में क्या होगा, हमें पेन होता है, दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे मूवमेंट वगैरह दिक्कत करती है, तो ये सारी दिक्कत होती है। तो जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारी एक तो स्वेलिंग आने लगेगी थोड़ी थोड़ी, और स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक तो स्वेलिंग आएगी, दूसरा हमारा पेन होगा। और इन पेन की वजह से क्या होगा कि हमारे ये जो कहते हैं ना भाई, घुटने दुख रही हैं हमारे, जॉइंट्स दुख रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला पेन होने लगता है। और इस पेन की वजह से क्या है, हमारी ये मूवमेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि पेन हो रहा है, और इसी की दिक्कत को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो एक्चुअल में देखा जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिंपल इतना हो रहा है कि यहाँ पे हमारी इन्फ्लामेशन हो जा रही है, और इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है ये आपको अभी पता चलेगा। तो इस इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे हमारी स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और हमें पेन वगैरह देखने को मिलता है। तो सिंपल सा जो है इतना सा फंडा यहाँ पे हमारा होता है। अब एक चीज़ और होती है कि इस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या है कि हमारी जो हड्डियाँ हैं ना ये वाली, इनमें इरोजन होने लगता है, यानी कि ये हमारी धीरे धीरे गलना शुरू कर देती हैं, और इनके गलने की वजह से क्या होगा कि हमारी हड्डियाँ यहाँ कमज़ोर हो जाएंगी, तो हमें और भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अब देखा जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारी एक क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक क्योंकि ये लंबे टाइम तक रहती है और लंबे टाइम में बन जाती है। बाकी ये इन्फ्लामेटरी है, यानी कि इन्फ्लामेशन की वजह से होगा। बाकी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी बॉडी के खुद की वजह से होता है। कैसे होगा तो ये आपको यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये हमारे बहुत ही बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा। बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे टेंडन्स हैं, उनको भी अफेक्ट करता है। हमारे जॉइंट्स हैं, बाकी यहाँ जुड़ने के लिए आपको बताया लिगामेंट्स, टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे होते हैं जो हमारे किसी 2 जॉइंट्स को जोड़ते हैं। तो इन सब में ये हमारे दिक्कत कॉज करता है, ठीक है। बाकी ये हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो खुद का इम्यून सिस्टम है ना,
वो हमारे साइनोबियम को अटैक करता है। जो हमारी ये मेम्ब्रेन थी हमारी साइनोवियल फ्लूइड की, तो साइनोबियम को क्या करेगा, अटैक करेगा। और उस अटैक करने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी साइनोवियन है वहाँ पे हो जाती है इन्फ्लामेशन, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी साइनोवियन एक तो थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, थिक हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। तो वहाँ पे हमें एक तो पेनफुल जॉइंट, बहुत ज़्यादा पेन होगा, हमारे कमज़ोर हो जाएंगे जॉइंट्स, और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, और हमारे कार्टिलेज या जो बोन्स है ना इस जगह के, वो हमारे डैमेज होने लगेंगे। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे 4-5 चीज़ें हो रही हैं। पहले ये हमारे पूरा थिक हो जाएगा, हमारे जो कार्टिलेज हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, ये सब हमारी डैमेज होने लगेंगी, और हमारे जॉइंट्स डैमेज होने लगेंगे। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे एक तो बीक कमज़ोर पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, ऐसे फूल जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, इमेज होगा तो मैं आपको लगा दूंगा, तो बहुत ही ऐसे टेढ़े वगैरह हाथ हो जाते पूरे जॉइंट्स वगैरह पे, और बहुत ही ज़्यादा दर्द करते हैं, पेनफुल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी दिक्कत हमारी रिमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। अब ये होती क्यों है, तो ये बेसिकली एक और बात है कि जो वुमेन्स होते हैं ना, वो मेनली ज़्यादा चांस होते हैं कि उन्हें भाई ये हो सकती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, मेन के कंपेरिजन में। दोनों को होती है लेकिन वुमेन्स में ज़्यादा चांस होते हैं। अब जेनेटिक फैक्टर, पहला इसका रीज़न होता है कि जेनेटिक्स होता है, यानी कि हमारे कुछ जीन्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स से कनेक्टेड है, हमारे सेल्स के पास जो होते हैं जीन्स। तो जैसे हमारा HLA-A-B-C-D होता है, प्रोटीन्स हमारे होते हैं ये। फिर हमारे कुछ और जीन जैसे PT-PN22, PAD14, STAT4। अब देखो इन सबको आपको डिटेल्स में नहीं जाना है, एक दो नाम आप याद रखना, बाकी आप सिंपल लिख सकते हो कि जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है, और ये हमारे या तो हमारे पेरेंट्स से हमको आ जाते हैं, या फिर जो हमारे जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पेरेंट्स से ही आता है, पेरेंट्स से तो आता ही आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ वजह से हमारे जो जीन्स होते हैं ना, उन जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से कुछ हमारा चेंज हो जाता है। तो ये दो रीज़न होते हैं जेनेटिक फैक्टर के अंदर। फिर हमारे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं, जैसे स्मोकिंग कोई ज़्यादा करता है, पॉल्यूटेंट वगैरह, ओबेसिटी हो गए, बैक्टीरियल या फिर वायरल पैथोजेंस वगैरह हो गए, जैसे हमारा सार्कोइडोसिस है जो हमारी इन्फ्लामेटरी सेल्स में ग्रोथ वगैरह होती है। तो ये कुछ हमारे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हमें ये इन्फ्लामेशन यहाँ देखने को मिलती है। तो अब एक बार समझ लेते हैं कि भाई कैसे क्या होता है। तो पहले नंबर पर वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारे क्या है, ये जो इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जेनेटिक वगैरह वाले, इन्वायरमेंट वाले, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, इन सब की वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन चालू हो जाती है। अब इन्फ्लामेशन जैसे चालू होगी, हमारी बॉडी के T सेल और B सेल ये एक्टिवेट हो जाते हैं। T सेल B सेल एक्टिवेट होने की वजह से हमारी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडी, जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज होती हैं जो लड़ती हैं बाहर वाली चीज़ों से, साइटोकाइंस होती हैं, ये सब हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। और इन सब की वजह से हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एक तरह से होते हैं, जैसे साइटोकाइंस हो गया, हमारा TNF हो गया, हमारा इंट्राल्यूकिन्स हो गए, और ये सब इंट्राल्यूकिन्स ही हमारा ये भी, तो ये सब हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और इन सब के एक्टिवेट होने की वजह से क्या हो जाता है कि ओवर प्रोटेक्शन की होगी, तो हमारे जो इन्फ्लामेटरी पाथवे है वो चलने लगता है। और जब इन्फ्लामेटरी पाथवे चलेगा तो ये हमारे साइनोवियल सेल जो हमारे होते हैं, ये वाला साइनोवियल फ्लूइड के इधर, यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। और यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, बाकी यहाँ पे पेनस का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें क्या होता है ना कि हमारे जैसे लिपिड्स है, कोई भी जो हाई लिपिड्स वगैरह हो गया, ओबेसिटी ज़्यादा हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब हमारे क्या होता है यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं। और यहाँ पे इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा ठोस हो जाता है। और ठोस की वजह से क्या होगा कि अब इसकी जो मूवमेंट है वो हमारी दर्द करेगी बहुत ज़्यादा। सिंपल सी बात है, यहाँ हमने फ्लूइड क्यों डाला था कि जो हमारे जॉइंट्स है वो अच्छे से मूवमेंट करते रहें, लेकिन हमने यहाँ पे अगर कोई हमारी ठोस चीज़ ज़्यादा आएगी, जैसे लिपिड्स वगैरह बढ़ गए धीरे धीरे, इस तरह लिपिड्स हमारे यहाँ पे क्या है, इस तरह हमारे लिपिड यहाँ पे भर जाएंगे, तो इसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और दर्द वगैरह होगा। तो ये यहाँ पे होता है कि पेनस फॉर्म हो जाता है। इसमें मेनली क्या है, पेनस है, पेनिस नहीं याद रखना। इसमें मेनली क्या है, जो हमारे लिपिड्स है ना वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर पूरे इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इसकी वजह से हमारे जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बोनी इरोजन यानी कि जो जंग वगैरह लगने लगी, हमारी हड्डियाँ गलने शुरू हो जाएंगी, और हमें जो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस देखने को मिलेगी। और इसमें बेसिकली क्या है, इन्फ्लामेशन होती है जॉइंट्स में। तो अगर एक बार और समझे अच्छे से पूरा कि पूरे इसमें क्या हो रहा था रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, हमारे डिफरेंट रीजन्स की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन चालू हो जा रही थी, जिससे हमारे T सेल B सेल एक्टिवेट हो रहे थे, और उससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज इकट्ठा हो रहे थे, साइटोकाइंस इकट्ठा हो रहे थे। और ये साइटोकाइंस मेनली हमारे प्रो इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं, जैसे TNF हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गए, और इन सब की वजह से हमारे जो इन्फ्लामेटरी पाथवे है वो इनिशिएट चालू हो जाता है। और जैसे ये चालू होगा, हमारे साइनोवियल सेल जो जॉइंट्स के होते हैं वहाँ पे प्रोलिफरेशन होगी, सेल्स का इकट्ठा होना शुरू होगा, वहाँ पे पेनस फॉर्मेशन होगा। पेनस एक्चुअल में क्या होता है, जो लिपिड्स वगैरह हमारे ढेर सारे होते हैं वो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन तो हो ही रही है। और तो इस तरह पूरा क्या होगा, यहाँ पे हमारे मूवमेंट वगैरह पूरी हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, बोनी इरोजन हो जाएगा, और हमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। तो इस केस में हमें बहुत ही चलने फिरने और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर घुटनों में हो तो चलने में, हाथ पैर में हो तो मूवमेंट करने में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो एक सीरियस हमारी ये कंडीशन होती है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें, भाई पेनफुल जॉइंट्स होते हैं हमारे, रिस्ट वगैरह में भी बहुत देखने को मिलता है। बाकी स्टिफनेस होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, मूवमेंट हमारी बहुत कम हो जाती है। फिर स्वेलिंग देखने को मिलती है, यानी कि सूजन वगैरह। फिर जॉइंट्स हमारे होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि अभी नॉर्मल है तो आपको पता चला ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया,
गया, कबड़ा हो गया, तो इस तरह हमारे डिफॉर्म हो सकते हैं। फिर फैटिगनेस और कमजोरी, बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी और डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। अब कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। आँख हमारी सूख सकती है, मुँह सूख सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, हार्ट में हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, और लाइम्फोमा क्या है, ब्लड कैंसर के चांस हमारे बढ़ सकते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होता है ना, उसके अंदर हमारे। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो हमें इसकी वजह से हो सकती है। बाकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको डाइट अच्छी लेनी है और जो लिपिड्स वगैरह वो कम रखनी है, यानी कि जो आपके रिस्क फैक्टर थे ना, जैसे ओबेसिटी, हमारा स्मोकिंग, ओबेसिटी, पॉल्यूशन वगैरह हो गया, इन सबसे बचना है। फिजिकल एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करनी है, और दवाइयों में सर्जरी भी एक ऑप्शन है कि आप उस मतलब पूरा सर्जरी करके उसको क्लीन किया जाए। बाकी मेडिकेशन में हमारा मीथोट्रेक्सेट आता है, एंटी TNF एजेंट्स आते हैं जो हमारे TNF यहाँ रिलीज़ हो रहे थे उसको रोकने के लिए। बाकी हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह आते हैं। तो ये कुछ हमारे ट्रीटमेंट है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। अब देखो इसके ना नाम से समझो क्या है यहाँ पे, ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है ना, ये हमारी हड्डियों से कनेक्टेड है, यानी कि बोन्स हो गया। पोरोसिस का मतलब होता है पोरस, पोरस का मतलब होता है एक तरह से छेद वाला हो जाना। यानी कि इसमें एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी बोन्स है ना, जो यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं एक बनाता हूँ, मान लो अच्छी खासी, यार ज़्यादा बढ़िया नहीं है ये चलो मान लो ये हमारी एक बोन्स है, तो आपको बताया कि एक तरह से ठोस सी होती है हमारी, और इसके अंदर बोन मैरो वगैरह सब प्रेजेंट होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली क्या होगा कि ये जो हमारी बोन्स है ना, ये हमारी पोरस हो जाती हैं। पोरस का मतलब क्या है, ये खोखली होने लगती हैं, और खोखली होने की वजह से क्या है, इनकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई है। यानी कि ये हड्डियाँ हमारी कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, एक तरह से कैल्शियम हो गया, विटामिन D हो गया, और भी हमारे बहुत चीज़ें हैं। तो ये हड्डियाँ क्या है, हमारी धीरे धीरे खोखली हो जाएंगी, और खोखली होने की वजह से क्या है कि ये हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर हो गई तो भाई इनके टूटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ हमारी एक वो कंडीशन है जिस केस में हमारी जो हड्डियां होती हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी हड्डियों में ना थोड़ी सी अनुभव होती है। अब सोचना मतलब जैसे ये मान लो, तो अब क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा देखो मैंने बेंड किया, हल्का हल्का बहुत हल्का हो रहा है, तो इस तरह हमारी हड्डियों में भी थोड़ा सा होता है। लेकिन अगर क्या हो, ये बिल्कुल ही हमारी ब्रिटल हो जाए, एकदम फ्रेजाइल हो जाए, ऐसे हो जाए फिर, तो अगर मैं क्या करूँगा ना, हल्का सा भी इसको ऐसे करूँगा तो ये हमारी टूट जाएगी। हमें दिखाने के लिए अपनी पेंसिल नहीं तोड़ना भाई, इसी के जरिए हम पढ़ रहे हैं अभी। तो ये क्या है, थोड़ा सा भी मेहनत लगाने में मतलब हमारी हड्डियाँ टूट सकती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि यही हो जाता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई बंदा नॉर्मली गिर भी गया, कहीं कुछ हो गया, तो उसकी हड्डियाँ जल्दी टूट जाती हैं, और फ्रैक्चर हो गया तो उनको जुड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा नॉर्मल के अपेक्षा। तो ये भी हमारी एक डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे भाई हमारी हड्डियाँ ही कमज़ोर हो गई जिस पे हमारी पूरी पूरी बॉडी टिकी है, और अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो गई तो भाई टूटने के चांस बढ़ जाएंगे, और इस केस में आपके बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ये बेसिकली वो कंडीशन है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी और उनकी ताकत हमारी कम हो जाती है, और इसकी वजह से हमारी हड्डियाँ फ्रेजाइल हो जाती हैं। फ्रेजाइल मतलब होता है, ये बेसिकली कांच की चीज़ों पर लिखा होता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है वो जो टूट सकता है, बहुत ही आसानी से टूट सकता है। तो इसमें हमारी हड्डियों के टूटने के चांस बढ़ जाते हैं, और ये बेसिकली हमारी हड्डियाँ इस तरह के पोरस हो जाते हैं, यानी कि वो छेद हो जाती है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, मान लो ये मेरा एक नॉर्मल कागज़ का टुकड़ा है, अब ये कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ठोस है, लेकिन वहीं क्या हो जाता है कि मान लो इसमें हमारे इस तरह से छेद हो जाते हैं, कहीं पे ये हमारे छेद हो गए मान लो। तो अब अगर मान लो ये हमारे छेद हो गए ना, तो अब ये कागज़ हमारा पहले से कमज़ोर हो गया। अब मान लो मैं इधर नॉर्मल अगर फाड़ता हूँ, थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन अगर ये कहीं पे देखो, ये हमारा ये कमज़ोर था ना, यहाँ से देखो कितनी आसानी से हमारा पूरा कागज़ टूट गया। तो इस तरह जब हड्डियाँ हमारी पोरस हो जाती हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, और उनके टूटने के चांस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, तो इसके पीछे का रीज़न हम आगे जानेंगे। बस अभी इतना समझो जहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो हमारी जो हड्डियाँ हैं ना, वो कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताया कि जो कैल्शियम है ना, वो हमारी बॉडी में और भी काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन करना हो तो उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो हार्ट अपना काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करता है, और बाकी बहुत प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम का हमारा बहुत रोल होता है। अब जो कैल्शियम है ना, वो जो एक्स्ट्रा वाला कैल्शियम हमारा स्टोर हो जाता है बोन्स के अंदर, यानी कि बोन्स में हमारा कैल्शियम स्टोर हो जाता है, और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा कैल्शियम की, तो वो बोन्स है ना, उन बोन्स में से हमारा जो बॉडी है वो उन कैल्शियम का यूज़ कर लेता है। यानी कि यहाँ से हमारी बॉडी क्या करेगी, कैल्शियम का यूज़ कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि एक ऐसी कंडीशन आ गई जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई, यानी कि मान लो हमारी बॉडी में बाहर से आप लोग कम कैल्शियम ले रहे हो, आपकी डाइट कम हो गई, विटामिन D कम ले रहे हो, और इन सब वजह से क्या है कि आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो गई, तो जब कैल्शियम की ज़्यादा कमी हो जाएगी तो जो क्या होगा, हमारी हड्डियों में कैल्शियम स्टोर होता है ना, जिससे हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं, वो कैल्शियम क्या होगा, हमारी बॉडी यूज़ करेगी। यानी कि हमारी बॉडी क्या करेगी, हड्डियों के बाद जो कैल्शियम है उसका यूज़ करने लगेगी, और जब ऐसा करेगी तो बोन्स में क्या हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और जब बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बोन्स हमारी हो जाएंगी इस तरह, यानी कि कमज़ोर, उनकी डेंसिटी
डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है ना, ठोसपना, यानी कि कोई चीज़ कितनी ठोस है, यानी कि ये हमारी अभी कितनी ठोस है, वो कितनी ठोस है, तो डेंसिटी उस पर डिपेंड करती है, यानी कि कितनी ज़्यादा गाढ़ी है वो एक चीज़ से। तो जब हमारी हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, हड्डियाँ हमारी क्या है, कैल्शियम से मिल कर बनी है, अगर इसके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई तो ये हमारी थोड़ी खोखली होने लगेगी, कमज़ोर होने लगेगी, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और इस वजह से हमारी हड्डियाँ ब्रिटल हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, उनके टूटने के चांस हमारे बढ़ जाएंगे। तो आप समझे कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में ही कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हमारे बोन्स के अंदर जो कैल्शियम स्टोर था वो भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो इस कंडीशन को, जहाँ पे हमारे हड्डियों के अंदर का कैल्शियम जब वैसे नॉर्मली यूज़ होता है, लेकिन अगर बॉडी में जब ज़्यादा ही कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियों के अंदर से ज़्यादा कैल्शियम यूज़ होगा और उसको हम बोलते हैं ओल्ड बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि कैल्शियम के अंदर से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है हड्डियों के अंदर से, और हड्डियों के अंदर से क्या होता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होने लगती है, तो उसी को हम ओल्ड बोन रिजॉर्प्शन बोलते हैं। और इससे क्या होगा, अगर कैल्शियम बॉडी में ऑलरेडी कम है तो जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी जो नई हड्डियाँ बन रही थी ना, वो भी बनना कम हो जाएंगी, क्योंकि कैल्शियम के बिना हड्डियाँ कैसे बनेंगी। तो ओवरऑल क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो रही है जिससे हमारी नई हड्डियां बनना कम हो गई और पुरानी हड्डियां हैं वो हमारी धीरे धीरे खोखली होती जा रही हैं और उनके टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। इसकी एटियोलॉजी देखा जाए तो मेनली ये ओल्ड एज पर्सन में होती है और ये बेसिकली दो तरह की, यानी कि अगर फीमेल्स में ईस्ट्रोजन उनका मेन हार्मोन होता है फीमेल वाला, उसमें कमी हो जाए, मेल्स में अगर एंड्रोजन की कमी हो जाए तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर आप लोग बाहर से जो है कैल्शियम या विटामिन डी को कम खा पी रहे हो, बाकी अगर कोई थायराइड डिसीज हो गई, किसी को जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है यानी कि वजह से, या अगर किसी को बोन कैंसर हो गया हड्डियों के अंदर, तब ये दिक्कत हो सकती है। बाकी इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो भाई अगर ये कमज़ोर हो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा बैक पेन होता है, पीछे आपके दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी वगैरह में आपकी जो वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी वो कोलैप्स हो सकती है, यानी कि एक तरह से बैठ सकती है, पूरी टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। उसके बाद आपका ईजिली बोन फ्रैक्चर हो सकता है, यानी कि अगर नॉर्मली कभी आप गिर भी जाते हो तब भी हड्डियाँ टूटने के चांस हो जाते हैं। और हाइट जो होगी वो ओवर द टाइम क्या होगी, धीरे धीरे कम, क्योंकि हड्डियाँ बैठने लगती हैं, सिकुड़ जाएंगी पूरा, तो हड्डियाँ धीरे धीरे कम होंगी तो हाइट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और बढ़ेगी भी नहीं हाइट, ये मतलब है। बाकी एक स्टूप्ड फ्रैक्चर पोस्चर, इसका मतलब क्या है, आपका एक पोस्चर क्या है ना, टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, जैसे आप नॉर्मल रहते हो, ये मान लो आपकी सीधी हड्डी है, अब अगर क्या होगा, हड्डी कमजोर होगी तो ये थोड़ी सी इस तरह हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि आपका पूरा पोस्चर ही मतलब टेढ़ा हो जाएगा, आपका एक बिगड़ जाएगा पूरा पोस्चर, जो आपका एकदम स्ट्रेट रहते हो ना वो बिगड़ जाएगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है कि अगर ऐसा कुछ होता है, आपको बैक पेन होती है, आपकी हड्डियाँ जल्दी टूट रही हैं, आपके रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत होती है, आपका इस तरह का थोड़ा सा टेढ़े हो गए हो आप लोग, या आपका हाइट कम बढ़ रही है या हाइट रुक गई है, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है ऑस्टियोपोरोसिस की, आपके में कैल्शियम की कमी हो सकती है, हड्डियाँ वगैरह कमजोर हो सकती है। इसके नुकसान क्या क्या है, तो भाई हिप फ्रैक्चर, आप लोग नॉर्मल अगर कभी गिर जाते हो तो नीचे पार्टे पीछे लगते हैं भाई, तो उनके टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। स्पाइनल फ्रैक्चर क्या होगा, आपकी जो मतलब कोई भी छोटे मोटे अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो उसमें टूटने जल्दी आपका फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, आप हाइट अपनी खो सकते हो और आपको एक स्टूप पोस्चर मिल सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन नुकसान हो सकते हैं। अब बात करें पैथोजेनेसिस के बारे में कि ये मेनली होता क्या हो, तो बहुत ही सिंपल है, आपका हार्मोनल डेफिशिएंसी हो गई ईस्ट्रोजन एंड्रोजन की, या फिर जो गर्ल्स में मतलब मैच्योर प्रॉब्लम, तो इन सब वजह से मतलब ये हमारे हार्मोन कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी एज ज़्यादा बढ़ रही है, जेनेटिक, या आपको खाने पीने में न्यूट्रिशन की कमी हो गई, या आपके बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो गई, या कुछ और हमारे फैक्टर्स हो गए जो जहाँ मैंने आपके लिखे थे। तो इन सब की वजह से क्या है, एक तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ओल्ड बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, यानी कि जो आपकी पुरानी बोन है उनका जो ब्रेक डाउन होता है ना वो बढ़ जाएगा, आपकी बोन ज़्यादा यूज़ होने लगेंगी, और जो आपकी नई बोन बन रही थी ऑस्टियोब्लास्ट वो आपका कम हो जाएगा। तो इन दोनों के मतलब डिसबैलेंस की वजह से क्या होगा, आपकी हड्डियां मतलब बोन लॉस होगा, डेंसिटी कम होगी और पोरस हो जाएंगी हड्डियां, और इन सब की वजह से आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। तो पैथोजेनेसिस एक्चुअल में वही होता है जो हमने पहले पढ़ा होता है, बस आपको यहाँ ये लिखना होता है कि किस तरह से हमारा पूरा बन के जाता है। तो ये इसका पूरा हो गया। बाकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल आप जियो, एल्कोहल स्मोकिंग इन सब का बंद करो, अगर ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो कैल्शियम या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे हमारा रिलॉक्सीफेन है, ये हमारा ईस्ट्रोजन की तरह इफेक्ट करता है, गर्ल्स में काफ़ी हेल्पफुल है। फिर हार्मोन रिलेटेड थेरेपी हो गया, जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गए। बाकी तो डॉक्टर की सलाह से ही लो। बाकी ये पैथोजेनेसिस आपको समझ आ गई होगी, आगे हम बात करेंगे उनके बारे में तब देखेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गाउट। अब देखो ये गॉट होता है ना, गाउट, ये एक्चुअल में एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे हमारी बॉडी में नॉर्मली कोई भी प्रोसेस चल रही होती है, तो कोई भी चीज़ है, कुछ भी चल रहा है तो बॉडी में ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग ग्लूकोज ले रहे हैं, अब ग्लूकोज का क्या हो रहा है ना, जैसे हमने बॉडी में ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज ऑटोमेटिक हमारे ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जा रहा है और वहाँ से हमें पायरुवेट मिल रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है ढेर सारी। तो इस तरह हमारी बॉडी में ना ये कुछ पाथवे चल रहे हैं ऑटोमेटिक, ग्लाइकोलिसिस साइकिल हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, ये सब आपने जो है बायोकेमिस्ट्री में देखा होगा। उसी तरह ये हमारा क्या होता है कि हमारी बॉडी
बॉडी में प्यूरिन्स हम लेते हैं। तो जब प्यूरिन्स होते हैं ना, प्यूरिन्स का हम यूज़ कर लेते हैं। जब प्यूरिन्स का ब्रेक डाउन होता है, प्यूरिन जब टूटते हैं तो प्यूरिन्स हमारे यूरिक एसिड में टूटते हैं। किस में टूटते हैं? यूरिक एसिड में टूटते हैं। और ये जो हमारा यूरिक एसिड है ना, ये आगे जाके अगर मान लो प्यूरिन्स हमारे ज़्यादा टूटने लग जाए तो ये यूरिक एसिड हमारे बॉडी में ज़्यादा बनेगा, और ये यूरिक एसिड आगे जाके क्या है, यूरेट में कन्वर्ट होता है, और ये यूरेट हमारा आगे जाके बनता है मोनोसोडियम यूरेट। और ये मोनोसोडियम यूरेट होता है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमारे जो गाउट है ना, वो हमारा एक जॉइंट्स का डिसऑर्डर है। जो हमारा जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस था, उसी तरह ये होता है। तो जैसे हमारे ये साइनोवियल फ्लूइड है, तो यहाँ पे जाके क्या होता है, इस जगह पे हमारे ये मोनोसोडियम यूरेट जाके इकट्ठा हो जाता है। और इसके इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि हमें यहाँ पे भयंकर वाला पेन होता है, दर्द होता है, और हमारी मूवमेंट भी बिल्कुल रुक जाती है। और इस वाली प्रॉब्लम को हम कहते हैं गाउट। यानी कि गाउट एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा एक पेनफुल वाला वर्जन होता है आर्थराइटिस का ही। यानी कि जब आर्थराइटिस होता है ना, कुछ उसी तरह का हमारा ये होता है, बस उसमें हमारा क्या था, पेनस फॉर्मेशन था, यानी कि लिपिड्स वगैरह बढ़ रहे थे, और वहाँ पे मेनली इन्फ्लामेशन थी। यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा जो हमारा मोनोसोडियम यूरेट है ना, वो जाके भर जाता है, और उसके भरने की वजह से यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन वगैरह होगी और हमको पेन वगैरह देखने को मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमारा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें मोनोसोडियम यूरेट हमारा किसी भी टिश्यू वगैरह के अंदर भर जाता है, और मेनली ये हमारा जॉइंट्स के अंदर जाके भर जाता है, और उसके भरने की वजह से हमारे जॉइंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनकी मूवमेंट वगैरह हमारी रुक जाती है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई है? ये प्रॉब्लम आती है मोनोसोडियम यूरेट की वजह से, जो यूरिक एसिड से बनता है। अब ये जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम कहाँ से आती है? ये आती है हाइपर यूरिसेमिया से। हाइपर यूरिसेमिया का मतलब होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ गया होगा। अब ये बढ़ता कैसे ना, तो इसको हम आगे बात करेंगे। पहले समझ लो कि ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्राइमरी गाउट, एक होता है सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी में क्या होता है कि प्राइमरी में हमको रीज़न नहीं पता होता है कि एक्चुअल में क्यों हो गया, कैसे हो गया, कुछ रीज़न कम होते हैं। सेकेंडरी में क्या है, हमारे अंडरलाइंग डिसीज़ होती है, यानी कि हमें पहले से कोई बीमारी थी, उसकी वजह से हमें ये बीमारी हो गई गाउट, तो इस वजह से। तो अब इसकी अगर एटियोलॉजी के बारे में बात करें कि क्यों, कैसे, क्या हो सकता है, तो पहला है कि यूरिक एसिड अगर ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो ये यूरिक एसिड मोनोसोडियम यूरेट बनाएगा, और ये मोनोसोडियम यूरेट हमारे इन जॉइंट्स के बीच में जाके फंस जाएगा और हमें गॉट कॉज करेगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो गया। फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा प्यूरिन। देखो प्यूरिन मैंने आपको क्या बताया कि जब प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म होती है, तो प्यूरिन हमारा क्या करता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो अगर प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में कुछ कन्वर्ट हो जाती, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो प्यूरिन हमारा ज़्यादा टूटेगा। जितना ज़्यादा प्यूरिन टूटेगा उतना ज़्यादा हमको यूरिक एसिड मिलेगा, और जितना ज़्यादा यूरिक एसिड मिलेगा उतनी ही ज़्यादा हमें इन्फ्लामेशन और ये हमें गाउट देखने को मिलेगा। फिर कुछ अंडरलाइंग डिसीज़ है, जैसे हमें सेकेंडरी गाउट में होती है, जैसे अगर किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज़ है, ओबेसिटी ज़्यादा है, कोई रीनल डिसीज़ है, सिकल सेल एनीमिया है, या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, तो इन सब अगर किसी को है, तो इन सब की वजह से जो है गाउट होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर अदर ड्रग्स के बारे में बात करें तो कुछ हमारे साइटोटॉक्सिक होते हैं, जैसे थायराइड हो गया, हाइड्रोथायराइड, तो ये हमें कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बंदा ज़्यादा प्यूरिन ले रहा है, प्यूरिन ज़्यादा ही खा रहा है, जैसे रेड मीट में प्यूरिन होती है, सी फूड में होती है, हाई फ्रक्टोज वाले जो फूड होते हैं, इन सब में प्यूरिन ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर कोई बंदा ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें ये सब प्यूरिन ज़्यादा है, तो उसको भाई बहुत चांस है कि उसको ये गाउट हो सकता है, क्योंकि प्यूरिन जितना ज़्यादा, प्यूरिन की वजह से यूरिक एसिड उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा यूरिक एसिड उतने ज़्यादा गाउट होने के चांस होते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि कैसे हमें पता लगेगा, तो जॉइंट पेन हो सकता है, भाई दर्द वगैरह होगा, और ये रात में बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें इन्फ्लामेशन होगी तो उस जगह हमें रेडनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। गाउट अटैक आएगा, अगर कभी कभी आता है, ये कैसे आता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ टॉफस हो जाता है। तो टॉफस का मतलब एक तरह से मान लो कि ये हमारे एक तरह से लार्ज होगा, बड़ा और हार्ड नोड्यूल्स होता है। जैसे मान लो ये हमारे जॉइंट्स हैं, तो यहाँ इस तरह हमारे इस तरह आपको निकले हुए दिख जाएंगे, जैसे उंगलियां हमारी, तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ये आपको पूरी दिख जाएंगी। तो ये नोड्यूल्स टॉफस होते हैं हमारे, जो थोड़े से अलग ही हार्ड मास इस तरह का ऐसे आपको देखना मिल जाएगा। ठीक है, होगी इमेज तो आप सर्च करके थोड़ा बहुत देख लेना यार, एडिटिंग वगैरह मुझे कमी आती है। तो ये टॉफस वगैरह की फॉर्मेशन देखने को हमें मिल जाती है, जो क्यों होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारा जो है यूरिक एसिड यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि पैथोजेनेसिस कैसे हमारा होता है ये स्टोर। तो पहले तो हमारे वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर, हमारे डिफरेंट फैक्टर की वजह से, और दूसरा हमारे यहाँ पे आरएनए और डीएनए की अगर ब्रेक डाउन होती है, यानी कि मान लो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आरएनए डीएनए की ब्रेक डाउन अगर होगी तो प्यूरिन जो हमारा होता है ना, वो प्यूरिन हमारा आरएनए और डीएनए बनाता है, जो आगे जाके न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो अब हमारे या तो बहुत सारे फैक्टर की वजह से, या अगर हमारे आरएनए डीएनए की ब्रेक डाउन होती है, तो हमारे यहाँ पे प्यूरिन जो होता है ना, उनका लेवल बढ़ जाता है। अब जब प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है, तो प्यूरिन जैसे हमारे ब्रेक डाउन करते हैं, प्यूरिन हमारे यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि प्यूरिन जब टूटेगा तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
अब प्यूरिन जैसे ही हमारे यूरिक एसिड में टूटा, यानी कि जो भी हमने खाया प्यूरिन हमें खाया, ये हमारे यूरिक एसिड में टूटा, ये यूरिक एसिड जैसे ही हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड में ही मिले, तो जैसे ही ब्लड में जाएगा, ब्लड में ये यूरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यूरेट में कन्वर्ट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो यूरिक एसिड है उसका जो H पॉजिटिव आयन है ना, वो हमारे यहाँ पे ब्लड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है, तो ये हमारा यूरेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे ब्लड में यूरेट का कंपाउंड बनता है। अब जैसे जैसे हमारा, क्योंकि प्यूरिन हमारा और आ रहा है, यहाँ DNA RNA टूट रहा है, एटोलॉजी फैक्टर की वजह से हमारा ज़्यादा बीटा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा प्यूरिन बढ़ता जा रहा है, प्यूरिन बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यूरेट बढ़ रहा है। तो जब यूरेट हमारा ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, तो वहाँ पे हो जाती है सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन मतलब क्या है कि यूरेट का अमाउंट फिक्स हो गया, भाई उससे ज़्यादा अब जो है हमारे ब्लड में यूरेट नहीं बन सकता, फिक्स हो गया। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा यूरेट बनता रहता है, तो जो सुपर सैचुरेशन होगी उस वजह से जो यूरेट था ना, वो हमारा क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? क्रिस्टल फॉर्म में। क्योंकि जैसे आपने बर्फ़ देखा होगा, पानी क्या है? पानी नॉर्मल है, अब उसको जमाते जाओ तो वो धीरे धीरे उसकी जब डेंसिटी सब कम हो जाती है, तो वो बाद में क्या है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। और उसको और जमाते रहो ना बहुत ज़्यादा, जब उसको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कर दोगे ना, -200-250, तो वो हमारा सुपर क्रिस्टल बन जाता है। यानी कि जो पानी है ना, वो भी हमारा एक तरह से कांच में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझ सकते हो कि यहाँ पे यूरेट भी उसी तरह होगा कि यूरेट हमारा बढ़ता जा रहा है, तो वो सुपर सैचुरेटेड होकर वो हमारा क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ मोनोसोडियम कहाँ से आ गया? तो हमारे ब्लड में से क्या होता है, देन जो हमारा सोडियम है ना, वो इस यूरेट के साथ जाके बाइंड हो जाता है। तो एक सोडियम है, तो ये हमारा मोनोसोडियम हो जाता है, और यूरेट हमारे यूरेट है, तो ये जो हमारा सिंपल यूरेट है वो ब्लड में जाके मोनोसोडियम यूरेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मोनोसोडियम यूरेट हमारा सुपर सैचुरेशन की वजह से हमारा एक तो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्रिस्टल हमारे बॉडी में मतलब एक्यूमुलेट या इकट्ठा होने लगता है बॉडी वाल में, और बाद में ये हमारा क्या होगा, हमारे जॉइंट्स में जाके भर जाएगा। और जब ये जॉइंट्स में हमारा चला जाएगा, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, क्योंकि जॉइंट्स में चला गया, कुछ अलग चीज़ आई है यहाँ पे। तो जब कुछ फॉरेन आएगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम आएगा और वो यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। तो जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, और उन्हीं रिस्पॉन्सेज में हमारा गॉट हो जाएगा, जैसे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो बात करें जॉइंट्स में, आपने क्या देखा था, पूरा का पूरा सिंपल कि कुछ हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे आप ज़्यादा मतलब प्यूरिन वगैरह खा रही हो, या कुछ जेनेटिक फैक्टर हो गया, कुछ डिसीज वगैरह हो गए, तो इन सब की वजह से क्या है, आपके बॉडी में प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है। बाकी RNA DNA अगर टूटते हैं, तो प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है। प्यूरिन बढ़ेंगे, प्यूरिन यूरिक एसिड को बढ़ाएंगे, यूरिक एसिड यूरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन ब्लड में चला गया, यूरेट देन सोडियम को लेकर मोनोसोडियम यूरेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन अगर और यूरेट आता रहेगा तो यूरेट की सुपर सैचुरेशन हो जाएगी, जिस वजह से वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये क्रिस्टल फर्दर हमारे जॉइंट्स वगैरह में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। उन जॉइंट्स में जाके वो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे, कॉज करेंगे। और जब ये हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है ये कंटिन्यूस है, किसी किसी टाइम जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे रात के टाइम या कभी, तो ये हमारा मतलब गॉट अटैक करता है। क्या करता है? गॉट अटैक। इसमें क्या होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, यानी कि एक तरह से पेनफुल हमारे लिए हो जाता है, वो पेनफुल बहुत जॉइंट हो जाता है, तो उसी को हम गॉट अटैक बोलते हैं। यानी कि बहुत ही खतरनाक पेन होगा, तो उसको हम गॉट अटैक बोल देते हैं। बाकी इसके नुकसान क्या क्या है, तो पेशेंट में डिसेबिलिटी कॉज कर सकता है अगर क्रॉनिक गाउट है। फिर टॉफी जो टॉफस उसमें बन रहा था, उसमें उसी में वही हमारा यहाँ बन सकता है। हाइपरटेंशन हो सकती है, यूरेट क्रिस्टल यूरेट मतलब किडनी में स्टोन हो सकते हैं, बीपी बढ़ सकता है, और एल्ब्यूमिनिया हो सकता है, यानी कि सोडियम की ज़्यादा तक वो हो सकती है, क्योंकि सोडियम की मतलब अमाउंट बढ़ जाएगी इसमें, वही तो है हमारा मेन। फिर हमारे ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो क्या क्या है, तो आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, वेट अपना आइडियल रखना है, बढ़ाना कम नहीं करना ज़्यादा, और प्यूरिन्स मतलब जो प्यूरिन्स रिच फूड है ना, उनको अवॉइड करना है आपको, और फ्लूइड इंटेक जितना हो सके उतना बढ़ाओ, क्योंकि ये क्रिस्टल बन रहे हैं, तो आपका ये फ़ायदेमंद है। अल्कोहल कंजप्शन को कम लो। बाकी दवाई के बारे में बात करें तो कॉलचिसिन हमारा बढ़िया है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, प्रेवेनिक एसिड हो गया, नसेट्स का आप यूज़ कर सकते हो, इसमें इंडामेथिसिन ज़्यादा यूज़ होता है। फिर हमारा एलिपिरिनॉल्स हो गए। तो ये हमारी कुछ दवाइयाँ हैं जो हमारी गाउट में यहाँ पे काम आती है। तो आई होप आपको ये गाउट और ये ऑस्टियोपॉरोसिस और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अब हमारे जो है ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हमने कवर कर लिया है। अब हमारे कुछ टॉपिक बचते हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे 3-4 इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस और अल्कोहल लीवर डिसीज़। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने इसके पहले टॉपिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के बारे में। अब देखो यहाँ पे आपको ये नाम जो लिखा है ना, इसी से आपको सारी की सारी कहानी समझ आ जाएगी। अब देखो पहले जो यहाँ पे वॉवल वर्ड दिख रहा है ना, इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा वॉवल सिंड्रोम है, वॉवल पेन, यानी कि वॉवल एक तरह से हम पेट को बोलते हैं, यानी कि जो हमारा पेट एब्डोमिनल वाला पूरा पार्ट होता है ना। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊँ थोड़ा सा, तो सारे के सारे पेज ऐसे हो गए हैं ख़त्म। तो जैसे अगर हम नॉर्मल बनाएं, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, मान लो ये हमारा है,
और ये हमारा पार्ट है, और ये हमारे पैर हो गए, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे हाथ हो गए। तो ये वाला जो मेनली एरिया होता है हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा बॉवल एरिया कहलाता है, ठीक है। ये पूरा एरिया जहाँ पे हमारा स्टमक होता है, उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा पार्ट होता है। तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज़ का मतलब क्या है कि ये बॉवल मतलब है हमारे पेट से और उसके नीचे वाले पार्ट से कनेक्टेड वाली कोई बीमारी है। पहली बात समझ गए। इन्फ्लामेटरी क्या होता है? इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है इन्फ्लामेशन से, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारे पेट के नीचे जो पार्ट है हमारे, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लामेशन हो गई है और उस वजह से जो बीमारी हुई है उसी को हम यहाँ पे इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज़ बोलते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारी एक तरह से ग्रुप ऑफ डिसीज़ है। मेनली इसमें 2 बीमारी हमारी होती हैं और ये बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से हो जाती है। अब ये होती क्या है, तो वैसे तो हमारा पूरा जीआई ट्रैक्ट आ जाता है, क्योंकि बॉवल वर्ड हमारा पूरा स्टमक के कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मोस्टली ऑकर इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारे पेट का पार्ट है उसके जो इंटेस्टाइन होती है ना, वहाँ पे ये हमारे इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है जो आपको दिख रहा होगा, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा इलियम कहलाता है। ये जो हमारा होता है ये हमारी कॉलोन होती है, पूरी जो लार्ज इंटेस्टाइन की है ये हमारी असेंडिंग कॉलोन है जो ऊपर जा रही है, ये हमारी डिसेंडिंग कॉलोन है जो नीचे जा रही है। तो आपको बेसिक बात पता चल गई, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी कॉलोन है, असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, और ये हमारा पूरा रेक्टल होता है जहाँ से पूरा फीसस वगैरह बाहर निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज़ है ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है क्रॉन डिसीज़ और एक होती है अल्सरेटिव डिसीज़। अब यहाँ पे दोनों का मतलब समझो। जो क्रॉन डिसीज़ है ना वो बेसिकली हमारी स्टार्ट होती है इस वाले पार्ट से, जो हमारी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज आपस में कनेक्ट होती है ना, ये इलियम वाला पार्ट है, यहाँ से हमारी ये बीमारी शुरू होती है और इसमें मेनली हमारे इन्फ्लामेशन होते हैं। अब ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये हमारी होती है स्किपिंग लीजन्स इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको यहाँ इमेज डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे बीमारी है इन्फ्लामेशन, लेकिन आगे चलते गए यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, यहाँ पे है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, बीच में नहीं है, यहाँ पे है, इधर नहीं है। तो ये हमारे जो क्रॉन डिसीज़ है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे जो स्मॉल लार्ज जो भी हमारे इंटेस्टाइन है दोनों को मिला के उनमें से किसी भी पार्ट पर हमारी इन्फ्लामेशन हो सकती है, यानी कि हमारी स्मॉल और लार्ज दोनों इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट पर हमारी इन्फ्लामेशन हो सकती है। वो हमारा फिक्स नहीं है और कंटिन्यूस नहीं होती है। अगर यहाँ हो गई तो ऐसा नहीं आगे चलता जाएगा, हमारा बीच में गैप होगा, उसके बाद हमारे नेक्स्ट पार्ट पर होगी। तो ये हमारे मेनली इलियम वाले पार्ट से स्टार्ट होती है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट होता है, और ये हमारे पूरे में मतलब इस तरह से चलती रहती है, ठीक है। और इसमें स्किपिंग लीजन्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गए इधर भी फैल रही है, यहाँ से स्टार्ट हो गए लार्ज में भी फैल रही है। ये मत सोचना कि यहाँ से स्टार्ट हुई है तो वापस थोड़ी इसमें आ जाएगी। भाई इन्फ्लामेशन है जो हमारे किसी भी पार्ट में हो सकती है, और इसीलिए इसका नाम हमारा क्रॉन डिसीज है। अब क्या होता है यहाँ पे कि हमारी सेकंड टाइप आती है अल्सरेटिव डिसीज। इसमें मेनली क्या होता है कि इसमें भी हमारी इन्फ्लामेशन होती है, लेकिन वो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे रेक्टल वाले पार्ट से शुरू होती है, यानी कि यहाँ से हमारी शुरू होती है, और जब यहाँ से शुरू होगी तो वो कंटिन्यूस चलती है। यानी कि अल्सरेटिव में हमारा क्या होता है, ये हमारे कंटिन्यूस लीजन होते हैं। लीजन मतलब होते हैं घाव, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे लीजन, इसका मतलब होता है घाव जो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूस होता है, इसमें हमारा जगह जगह है स्किपिंग है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारा कंटिन्यूस होता है। अब नाम से समझोगे ये क्रॉन डिसीज हमारी ये पूरी जगह जगह है, और अल्सरेटिव क्या होता है कि यहाँ पे हमारे एक तो अल्सर हो जाते हैं। कोलाइटिस हमारा कॉलोन से आया है कि ये जो हमारा कॉलोन वाला पार्ट है ना, इस कॉलोन में हमारी इन्फ्लामेशन हो गई है, तो इसीलिए इसका नाम होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी कि जो हमारा कॉलोन है यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसकी वजह से यहाँ पे अल्सर भी हमारे कॉज हो जाती है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारा रेक्टल वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारी एक क्रॉनिक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है मोस्टली, और ये हमारी रेक्टम वाले पार्ट से स्टार्ट होती है, और ये कंटिन्यूस लेजन की तरह चलती है, यानी कि कंटिन्यूसली आगे बढ़ेगी। देखो इस तरह आगे बढ़ती जा रही है, इसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। बाकी अगर ये सीरियस हो जाएगी तो धीरे धीरे पूरे पे मतलब चली जाती है। तो इस तरह ये हमारी होती है। बाकी इसमें जो कॉलोन है वो हमारा इन्फ्लेम्ड हो जाता है और अल्सर उसमें डेवलप हो जाते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे पस और म्यूकस और ब्लीडिंग वगैरह कॉज होती है। अब ये आप समझ गए इसकी बेसिक बात है। अब बिल्कुल देसी फंडे में समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो कुछ रीजंस की वजह से जो इटियोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉजेज हैं, तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी ओवरऑल यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो क्रॉनिक जब बीच बीच में हो रही है, अल्सरेटिव जब यहाँ से कंटिन्यूस हो रही है। अब इसको अगर थोड़ा सा जूम करोगे तो ये नॉर्मल वाला पार्ट है, यहाँ नॉर्मल इस तरह की हमारी रेसेस हैं। लेकिन जब यहाँ पे मतलब ये क्रॉन और दोनों में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, इस तरह से हमारे यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा हमारा स्वेल हो जाता है, पूरा इस तरह स्वेल हो जाता है, पूरा उठ जाता है पूरा पार्ट इस तरह से, और ये पूरे छिलने लगते हैं, और यहाँ पे अल्सर भी हमारे कॉज हो जाते हैं।
अब देखो आपको पता है जैसे आपके ये हाथ है, अगर कहीं पे कट वट जाता है, वहाँ पे अगर पानी भी लगता है ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द होता है और लगता है, हमको जलन होता है। यहाँ तो पूरी की पूरी इंटेस्टाइन हमारी छिल गई है भाई, छिल गई है, वहाँ पे अल्सर हो गए हैं, अल्सर हमारे घाव हो गए हैं, पूरे इन्फ्लेम्ड हो गई है। तो इस वजह से क्या है कि अब आप कुछ भी खाना पीना खाओगे, कुछ भी आप कुछ भी खाओगे, सारा कुछ हमारा बॉडी से इधर से बाहर निकलेगा, तो वो हमारे यहाँ से होते हुए जब ट्रैवल करेगा ना, तो जैसे ही वो इस वाले पार्ट पे आएगा ना, हमको भयंकर वाला पेन होता है भाई साहब, सह नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा पेन होता है। इधर जाते हैं तो इधर भी हमारे ये भयंकर वाला पेन होता है। तो ये जो पेन होगा, जिस वजह से क्या होगा, एक तो ये इन्फ्लामेशन है, हमको दर्द हो रहा है और हम कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई ये इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, भी खराब हो गए हैं, ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये आपको पता होगा कि पानी के बाद जो वेस्ट है वो हमारे यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, बाकी का स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो गई तो ये खाने पीने के जो न्यूट्रिशन वगैरह है उसको इन्फ्लैम नहीं कर पाएंगे और ये वेस्ट को एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जगह हमारी वैसी हो गई है, खराब हो गई, तो यहाँ से एलिमिनेट भी नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारे नुकसान हमारे हो जाते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में। मेनली स्मॉल लार्ज में होती है, पूरे इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होगी, इन्फ्लामेशन हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे फूड, न्यूट्रिशन वगैरह नहीं ले पाएंगे, वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो ये सब दिक्कत हमारी यहाँ पे होने लगती है। तो ये हमारी होती है डिसीज दो टाइप्स की। क्रॉन हमारी स्केपिंग है, यानी कि जगह जगह है, अल्ट्रेरियम हमारी कंटिन्यूस है, जो यहाँ से शुरू होगी, और दोनों में ये दिक्कत होती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्या क्या इसके पीछे कारण होते हैं, तो पहला हमारा होता है जेनेटिक, यानी कि जेनेटिक प्री डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, डिपोजिट का मतलब होता है डिपोजिशन होता ना, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जब आप यहाँ पे देखोगे जो हमारी पैथोजेनेसिस है, तो जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे होंगे ना, उसमें हमारे अगर कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, जो इस चीज़ को मतलब इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, अगर वो हमारे यहाँ पे लोकली इकट्ठे होने लगते हैं, क्या जो हमारे जेनेटिक फैक्टर हैं वो अगर यहाँ पे इकट्ठे हो जाए या उनकी वजह से, फिर जीआईटी इम्यून सिस्टम, हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना इसका जीआईटी का, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक करता है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारा इम्यून सिस्टम के जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कहीं कहीं बीच में रुकावट हो जाती है, या कोई सा इन्फेक्शन वगैरह हो गया, जैसे मायोकार्डियम पैटा ट्यूबिकुलोसिस, इन्फेक्टिव डायरिया हो गया, या माइक्रोफ्लोरा हो गया, या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे डाइट, स्ट्रेस, एलर्जी, स्मोकिंग, एंटीबायोटिक्स, जो कुछ दवाइयाँ भी नुकसान करती हैं, या आप कुछ ज़्यादा फैट यूज़ कर रहे हो, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो, मिल्क या फाइबर कंजप्शन, ये सब करते हो। तो ये कुछ हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमको ये बीमारी हो सकती है। तो अगर इनमें से कोई सा भी फैक्टर हमारे यहाँ आता है तो वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर, इसके अलावा कई बार के कोई डाइटरी के थ्रू या हम कुछ खाते पीते हैं तो कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारे पेट में जा सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। तो अब देखो कि क्या हो रहा है, बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर लग गए, जेनेटिक सारा कुछ, और हमने कुछ उल्टा सीधा खाया, तो वो अगर हमारे यहाँ इंटेस्टाइन में वाले यहाँ पहुँच गया स्मॉल में, ठीक है, तो जैसे वो यहाँ पे पहुँचेगा ना, यहाँ पे कोई भी पार्ट में पहुँचेगा, तो आपको पता है कि जो फॉरेन पार्टिकल है, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह या कुछ भी है, वो एज अ एंटीजन काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में कुछ भी बाहर का जीनोबायोटिक, जो बाहर की चीज़ है, वो जब आती है तो उसको हम क्या है, एंटीजन की तरह काम करता है। और हमारी बॉडी का क्या होता है, खुद का इम्यून सिस्टम होता है, तो खुद का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को रिलीज करता है। अब ये जो एंटीबॉडीज है, ये क्या करेंगे, जिस एंटीजन को जाके क्या करती है, मारने का काम करती हैं, जिससे जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी में कुछ भी नुकसान ना पहुंचा पाए। और इसी वजह से जब ये इसको मारती हैं तो उस जगह के जो लोकल हमारे सेल्स वगैरह हैं या टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, और उस डैमेज की वजह से वहाँ पे क्या होती है, रेडनेस होती है हमारी, स्वेलिंग होती है हमारी, और पेन होता है, और उसी को हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ये आप हर बार से मतलब हर बार का यही आप देखते जा रहे हो, इसी तरह से हमारी इन्फ्लामेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे ये वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर ला जाते हैं और कोई बाहर का डाइटरी कुछ बैक्टीरियल हमारे एंटीजन आते हैं, तो इन सबसे लड़ने के लिए हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और इसके एक्टिवेट होने की वजह से हमारे जो टी सेल्स हैं और जो CD4 सेल्स हैं ये हमारे हेल्प करेंगे, और वो क्या करेंगे, वो प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं। तो अब जो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, जैसे हमारा साइटोकाइंस हो गया, TNF हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ये हमारे सारे रिलीज होते हैं। अब जैसे ये रिलीज होंगे, ये हमारे क्या करेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी इस लेयर पे जाके इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। भाई उसको तो मार देंगे, जो बाहर के ये फैक्टर्स हैं हमारे ये हैं, इन सबको तो मारेंगे, लेकिन वहाँ जाके क्या है, इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे। और जब इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगी, तो अगर वो जगह जगह हो रही है स्केपिंग में, तो हमारी क्रॉन डिसीज है, और हमारी कंटिन्यूस हो रही है तो हमारी अल्सरेटिव डिसीज है। तो यही हमारी होती है अल्कोहल लीवर डिसीज। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत हो आप पूछ ही सकते हो, बाकी कोई डाउट हो आप पूछ लो, ठीक है। बाकी इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो डायरिया हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब खराब ही है, कुछ पच ही नहीं रहा है, न्यूट्रिशन वगैरह नहीं होते, तो ये, और दर्द बहुत ज़्यादा होगा उसमें, तो वेट लॉस हो सकता है, फीवर, पेन होगा भाई पेट में बहुत ज़्यादा, रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि अब आपको पता है कि यहाँ से कुछ भी बाहर निकलेगा तो ये सब छिला हुआ है, तो यहाँ से भाई ब्लड वगैरह भी आ सकता है, तो ब्लड आए तो सीरियसली आपको इस चीज़ को लेना है। फिर फैटिगनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह,
एनीमिया खून की कमी क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह होगी, और डिहाइड्रेशन क्योंकि डायरिया वगैरह हो सकता है, तो आपके अंदर पानी की कमी हो सकती है। अब कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो ब्लीडिंग होने के चांस रहेंगे, सीवर डिहाइड्रेशन, आपकी बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा, फिर कैंसर होने के चांस है, जो कॉलोन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे कैंसर होने के चांस है, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि यहाँ पे अगर सारा कुछ ब्लॉक हो जाए तो यहाँ से जो हमारे मूवमेंट है वो हमारा बंद हो जाएगा, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन बन के रुकने का खतरा, अल्सर का खतरा। और फिस्टुला क्या होता है कि अल्सर जब हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पूरे इंटेस्टाइन में, यहाँ पे जब अच्छे से हो जाएंगे अल्सर वगैरह, तो पूरे में बहुत दिक्कत होती है, तो इसी को हम यहाँ पे फिस्टुला बोलते हैं। और एनल फिशन मतलब यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा मतलब घाव हो जाए, पूरा डैमेज सा होने लगे, तो ये दिक्कत है। तो ये तो कुछ दिक्कत है जो हमें इससे हो सकती है। ट्रीटमेंट के लिए आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, स्मोकिंग स्ट्रेस अब अवॉइड करना है, और सर्जरी करा सकते हैं जब कोई चॉइस ना बचे, बाकी तो ये डेंजर वैसे होता ही है। बाकी मेडिकेशन में बात करें तो एंटीबायोटिक, इम्यूनोमोड्यूलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीडायरियल ड्रग, ये सब आप यूज़ कर सकते हो सिम्टम्स के रूप में, ठीक है। ये आपकी इसमें इम्यूनिटी जो आपकी बढ़ रही थी इम्यून सिस्टम उसको कम करेंगे। एंटीबायोटिक भी आपकी इधर इम्यूनिटी वगैरह जो बैक्टीरिया वगैरह इससे लड़ेगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आपके ऐसे ही काम करेंगे, और एंटीडायरियल आपके डायरिया जो होगा उसको आपको कम करता है हमारा। तो अब हम बात करते हैं जॉइंटिस के बारे में। देखो ये सारे टॉपिक हमारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस अकॉर्डिंग मैं आपको करा रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आता है तो भाई आप करके आ जाओ, ये मत बोलना कि सर ने कुछ कराया नहीं। जॉइंटिस में बात करें तो ये हम डिफाइन करेंगे कि जब क्या होता है ना, हमारी बॉडी, आपने देखा होगा, देखो सिंपल समझते हैं, जॉइंटिस को बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं? पीलिया। आपने वो सुना होगा कि भाई पी लिया था, नहीं सर पी लिया दवाई, आपने दवाई को पी लिया था, नहीं सर दवाई पी लिया तो मुझे था, दवाई को नहीं था। आपने दवाई खा ली थी, नहीं सर दवाई की शीशी तो भरी थी। वो जोक सुना होगा ना। तो जॉइंटिस एक्चुअल में क्या होता है? पीलिया। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना, तो आपके जो जैसे स्किन वगैरह भी यार दिख रहा है, ये सब हमारा येलो येलो सा हमको दिखने लगता है, यानी कि एक तरह से हमारी पूरी बॉडी येलो कलर सी होने लगती है। और जो हमारी आंखें हैं जो मोस्टली अभी वाइट है, जो हमारा स्क्लेरा होता है ना, आंखें वाइट कलर की, वो भी हमारा जो है येलो कलर का हमको दिखने लगता है। तो इन सब की वजह से क्या हमारी स्किन, हमारा म्यूकस, हमारा स्क्लेरा, ये सब येलो कलर का होता है, तो हमारी बॉडी में पूरा येलो येलो सा दिखता है। और ये येलो होता क्यों है? क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है ना, उस ब्लड के अंदर हमारा बिलिरुबिन इकट्ठा हो जाता है। और बिलिरुबिन एक बाइल पिगमेंट होता है, जो उसका बाइल जो उससे आता है, हमारा पूरा लीवर से सीक्रेट होता है बिलिरुबिन, ठीक है। तो बिलिरुबिन जब इकट्ठा हो जाता है ब्लड में हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो स्किन हो गया, हमारा म्यूकस कलर सब येलो कलर का दिखता है, और हम अनुमान लगा देते भाई इसमें तो सिम्टम की जरूरत ही नहीं है, आप सामने देखकर बंदे को बता दोगे भाई आपको जॉइंटिस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी इट ऑकर इन कंडीशन ऑफ हाइपर बिलिरुबिनेमिया। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी केस के चक्कर में, क्योंकि बिलिरुबिन बढ़ गया, तो बिलिरुबिन जैसे ही बढ़ जाएगा हमारे मतलब हाथ पे आँख के साथ हमारा येलो हो जाएगा, और हम बोलेंगे हमें जॉइंटिस हो गया। तो इसी की वजह से मेनली होता है। बाकी क्यों होता है इसकी इटियोलॉजी समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स पे डिवाइड करता है। पहला हमारा होता है प्री हेपेटिक जॉइंटिस। अब देखो हेपेटिक का मतलब यहाँ पे होता है लीवर, प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि लीवर से पहले की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा होता है हीमोलाइटिक जॉइंटिस। इसका मतलब क्या होना है, जैसे जो हमारा बिलिरुबिन है ना, ये हमारा पता है और कैसे बनता है, हमारा जो आरबीसी है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ना, तो जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, जब आरबीसी हमारा टूटता है, तो जब आरबीसी टूटता है तो टूटने की वजह से हमारा बिलिरुबिन रिलीज होता है। तो जब आरबीसी हमारा टूटेगा बिलिरुबिन बनेगा, तो जब आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटने लगता है तो बिलिरुबिन हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। तो इस कंडीशन में जब हमारा आरबीसी की टूटने की वजह से हमारा बिलिरुबिन बनता है, तो उसको हम बोलते हैं प्री हेपेटिक जॉइंटिस। क्योंकि यहाँ पे हेपेटिक लीवर में पहुँचने से पहले ही हमारा जो ब्लड है उसी के अंदर से हमारा जो बिलिरुबिन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है, और इसीलिए इसको हीमोलिटिक जॉइंटिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस जहाँ पे आरबीसी हमारे टूट रहे होते हैं, ब्रेकडाउन डिस्ट्रक्शन होते हैं, उसको हम हीमोलाइसिस बोलते हैं, और इसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से होता है, मलेरिया की वजह से होता है। बाकी थैलेसेमिया एक एनीमिया ही होता है हमारा, लेकिन जेनेटिक होता है। बाकी कुछ टॉक्सिन्स आ जाते हैं तो उनकी वजह से होता है। तो ये 4 हमारे कॉजेज है एटियोलॉजी जो हमारे प्री हेपेटिक जॉइंटिस को करते हैं। फिर बात करते हैं हेपेटिक जॉइंटिस के बारे में। तो ये बेसिकली क्या होगा कि अब हमारे लीवर में कोई दिक्कत है, क्योंकि ये हमारा प्री हेपेटिक लीवर से पहले की बात थी, हेपेटिक हमारे लीवर में बात हो रही है। तो लीवर के जब जो सेल्स होते हैं हमारे, वो अगर डिफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि लीवर के जो सेल्स हैं उनमें कुछ दिक्कत होगी, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारा लीवर फेल हो जाता है कि वो बिलिरुबिन को बाहर निकाल पाए या मेटाबोलाइज कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई भी हम खाना पीना खाते हैं या कोई दवाई कुछ भी खाते हैं ना, वो लास्ट में हमारे लीवर में जाती है। लीवर का काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का। तो लीवर क्या करेगा, लीवर उसको मेटाबोलाइज करके देन हमारे किडनी में भेज देता है, और किडनी के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीवर फेल हो गया है बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज करने में, यानी कि उसको इनएक्टिव करने में। और इस वजह से क्या है कि बिलिरुबिन जब हमारा इनएक्टिव नहीं हो रहा, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो बिलिरुबिन का अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, और बिलिरुबिन का जैसे अमाउंट बढ़ेगा वो हमारी बॉडी में जॉइंटिस कॉज करेगा। इसकी इटियोलॉजी क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस A B C D E,
जी, तो इसमें हमारे लीवर में ही मतलब वो इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता। फिर अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया या येलो फीवर किसी को, या एल्कोहल शॉक, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि लीवर अपना काम नहीं कर पाता। फिर आता है पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस, ये क्या है, लीवर के बाद की बात है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो लीवर है ना, लीवर, गॉल ब्लैडर, इन सबसे कॉमन वाइल डक्ट हमारी बाहर निकलती है, और ये वाइल डक्ट क्या करेगी, हमारे इस ब्लूरिमिन को वहाँ पहुँचाती है। कहाँ पहुँचाएगी, हमारे किडनी में पहुँचा के हमारी बॉडी से बाहर पहुँचाती है। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा देखोगे, जैसे ये हमारा लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, तो लीवर से सीक्रेट होगा ना, ये हमारी कॉमन वाइल डक्ट है। तो यहाँ से हमारा जो भी होगा ना बिलिरुबिन, वो नीचे जाएगा और हमारा किडनी में जाके बाद में निकल जाता है। पोस्ट हेपेटिक में क्या आ रहा है कि ये जो हमारी डक्ट है ना, वाइलरी वाली डक्ट है, ये डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो ये डक्ट में रुक जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा वाइल का फ्लो है वो हमारा रुक जाता है, हमारा बिलिरुबिन वगैरह बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और ये मेनली क्या होगा, अगर मान लो वाइलरी में कोई प्रॉब्लम हो गई या गॉल स्टोन वगैरह हो गया। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, वाइलरी एट्रेसिया, इसका मतलब कुछ नहीं, ये हमारा ब्लॉकेज के लिए ही डिनोट किया जाता है। तो अगर हमारे वाइलरी में कोई ब्लॉकेज हो जाती है, या हमारे गॉल स्टोन यानी कि कोई पत्थर वगैरह अगर आ जाते हैं, तो आपने सुना ना पत्थर अगर स्टोन हो गए, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, उस चक्कर में हमारी जो वाइल है, वो डक्ट है, वो हमारी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि डक्ट हमारी पाइप की तरह है। तो अगर इसमें कुछ भी बीच में आ जाता है, ये हमारी क्लोज हो जाएगी, तो हमारा जो बिलिरुबिन है वो यहाँ से बह के बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर हमारा सबसे आखिरी है, इसको लिख दिया नियोनेटल जॉइंटिस। ये मेनली क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यूनेस वगैरह, उनमें ये पाया जाता है, और ये मोस्टली जेनेटिक वगैरह भी हो सकता है। तो ये 4 तरीके के होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो सबसे मेन आप देख के बता दोगे, वो होता है येलोइश ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा ऑफ आई, यानी कि आपकी बॉडी और आपकी आंखें जो है येलो कलर की हो जाती हैं, कमजोरी रहेगी, वीकनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है इसके अंदर, डायरिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, एडिमा, वेट लॉस, इचिंग ऑफ स्किन, डार्क कलर स्किन, यानी कि एडिमा, कहीं पे स्वेलिंग वगैरह, क्योंकि ये फ्लूइड हमारा भर जाएगा। जब बिलिरुबिन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, अगर मान लो कहीं भी हमारा भर रहा है, जब बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ भर गया मान लो, तो यहाँ स्वेलिंग आ गई, जहाँ भर जाएगा वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, आपका वेट लॉस होगा, स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली सी मचेगी, डार्क कलर की यूरिन बहुत ही डार्क कलर की आएगी, क्योंकि बिलिरुबिन वहाँ से मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा वैसा हो जाएगा। फिर फैटिकनेस, थकावट और पेट में दर्द हो सकता है। अब पैथोजेनेसिस बहुत ही इसकी सिंपल है, कुछ नहीं, आपके जो वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, जैसे मलेरिया, हीमोलिटिक एनीमिया या थैलेसेमिया, इन सब की वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, और जब आरबीसी टूटेंगे तो ये बिलिरुबिन बनाते हैं, जो हीमोग्लोबिन हीम टूटता है तो बिलिरुबिन बनाएगा, और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, और जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो जॉइंटिस हो जाएगा। तो ये हमारा मान लो फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न क्या है, अगर हमारे लीवर में, जो हमारा हेपेटिक वाला था, कि अगर हमारे ये जो इन्फेक्शन हो गया, कोई अल्कोहल लिवर डिसीज़ हो गई या शॉक हो गए, इन सब की वजह से क्या है कि लीवर में हमारे कोई फंक्शन काम करना बंद कर देगा, तो बिलिरुबिन बढ़ जाएगा और हमें जॉइंटिस देखने को मिलेगा। थर्ड क्या है कि अगर हमारा जो फ्लो ऑफ वाइल है वो अगर हमारा रुक जाता है, हमारा लीवर बाहर नहीं, सॉरी, हमारा वाइल है वो बाहर नहीं निकल पाता, तो उस चक्कर में हमारा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा और जॉइंटिस हो जाएगा। तो जो तीनों मैंने आपको टाइप्स बताए थे, उन्हीं तीनों से हमने यहाँ पे पैथोजेनेसिस बना दी, बहुत ही सिंपल और अच्छी थी। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो हाई वाटर इंटेक, आपको पानी ज़्यादा पीना है, आपको लो डाइट रखनी है फैट की, और जो जॉइंटिस को ठीक करने में हेल्प करेगा। उसके बाद प्रिवेंट करो, कोई दवाई वगैरह खाओ जो आपके आरबीसी के ब्रेकडाउन और डिस्ट्रक्शन को रोक सके। उसके अलावा आपको लीवर डैमेज होने से रोकना है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो एनीमिया हो गया, ब्लीडिंग हो गई, ये कुछ बीमारी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो सकते हैं, लीवर सिरोसिस मतलब होता है लीवर में खराब होना, सिरोसिस चलो आगे आपको समझ आएगा, बाकी कैंसर होने के भी चांस बढ़ जाते हैं, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस, यानी कि जो हेपेटाइटिस बीमारी ये भी आगे आएगी, ये होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे जॉइंटिस के बारे में। तो हमने 2 पढ़ लिए, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, जॉइंटिस। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो हेपेटाइटिस है ना, ये काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो मैंने क्या किया है, शॉर्ट में आपको समझाने के लिए सबके जो टाइप्स हैं, क्योंकि इसमें भाई बेसिकली 6 टाइप्स आते हैं, तो सबके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया, और सबके कॉमन ही साइन, सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट लिख दिए हैं, जिससे आप अच्छे से कर सकते हो। तो हेपेटाइटिस एक्चुअल में हमारा जो वर्ड है वो हेपेटो प्लस आइटिस से मिला है। हेपेटो हमारा होता है लीवर, और आइटिस हमारा होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ लीवर इन्फ्लामेशन, की लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और ये बेसिकली हमारे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या फिर इंजरी की वजह से हो सकता है। अब ये मोस्टली जो हमारा होता है वो वायरल हेपेटाइटिस की वजह से होता है, यानी कि किसी वायरल की वजह से, किसी वायरस की वजह से होता है, या किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से होगा, जैसे अल्कोहल, सर्टेन ड्रग्स ज़्यादा खा लिए, या ये हमारा ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है। तो मोस्टली देखा जाए तो हमारे ये वायरस की वजह से होता है। तो इन्हीं के बेस पर हम इसको 6 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करें तो ये हमारे कम्युनिकेबल लीवर डिसीज़ होती है, जो बेसिकली हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होती है। अब ये हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस ए वायरस हमारा सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए वायरस होता है। अब ये कैसे होता है, तो ये बेसिकली जैसे फीसल या फिर ओरल रूट से, यानी कि कहीं आप गंदी जगह अनहाइजीन जगह पे जब वॉशरूम वगैरह करते हो या आपको ज़्यादा उल्टा सीधा खा लेते हो, तो उसके थ्रू ये हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, आपको कुछ गंदे कॉन्टेमिनेट फूड या वाटर की वजह से, और जब ये एंट्री कर जाएगा देन ये वायरस क्या करेगा, हेपेटाइटिस ए आपको कॉज कर सकता है। सिंपल सी बात है। बाकी किसी से भी आपको प्रिवेंट होना है तो इनकी वैक्सीनेशन वगैरह पहले आती है, तो वो लगवा के इन सबसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हेपेटाइटिस बी। ये हमारा एक सीरियस लीवर का इन्फेक्शन होता है और ये बेसिकली हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, जो डबल सेल का स्पेरिकल डीएनए वायरस होता है। अब ये क्या होता है ना, ये इन्फेक्शन हमारा क्रॉनिक हो जाता है, जो लगभग 6 महीने या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए चलता है। ये मेनली बच्चे और मतलब इन्फेंट जो बहुत ही छोटे बच्चे और चिल्ड्रंस वगैरह को बहुत ज़्यादा करता है, और इससे जो है लीवर फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है और लीवर सिरोसिस हो सकता है। ये भी आपको भी पता चलेगा। बाकी अगर कोई जानता हो तो फटाफट जो है कमेंट में सिरोसिस के बारे में लिख दो। बाकी जो हमारा हेपेटाइटिस बी है वो एक तरह से हमारी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, यानी कि अगर कोई इस तरह के मतलब किसी के संबंध में रहता है तो उस संबंध की वजह से भी क्या होता है कि ये हमारा जो वायरस है वो ट्रांसफर कर सकता है। कई केस में ये हमारा कॉन्टामिनेटेड निडल्स आपने यूज़ कर ली, किसी एक सेम हो गई, अब बच्चे से मतलब माँ से बच्चे के अंदर आ सकती है, कोई अगर किसी के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में है, सेक्स वगैरह करता है तो उस केस में आ सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि एक दूसरे का ब्लड हम लगाते हैं किसी में, तो अगर ब्लड में ऑलरेडी बिना चेक किए लगा दिया तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर ये फैलने का ज़्यादा चांस रहता है। तो हेपेटाइटिस बी हमारी ये कुछ इस तरह की होती है, क्यों होती है वो मैंने आपको इटोलॉजी और ये सारी चीज़ें बता दी। हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करें तो ये भी हमारी एक सीरियस लीवर की डिजीज़ होती है। बाकी सारी की सारी हमारी इन्फ्लामेशन है, ये मत सोचना। तो ये हमारी किसकी वजह से होगी, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होती है। ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड का एनवलप आरएनए वायरस होता है, जो एनवलप में पाए जाते हैं हमारे, इस तरह का होता है। ये सब आपको वायरस के बाद थर्ड सेम में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, वायरस के बारे में जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी ये हमारा कॉज होता है या स्प्रेड होता है मेनली कॉन्टामिनेटेड ब्लड, अगर किसी का ब्लड पहले से डिफेक्टेड था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी का ब्लड एक दूसरे में लगा दिया, या कॉन्टामिनेटेड नीडल। तो ये मोस्टली हमारे इन्फेक्शन क्या है, एक दूसरे में वैसे फैल रहे हैं, थोड़ा सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की तरह मान लो। इसके अलावा ये हमारा लीवर सिरोसिस कॉज करेगा, लीवर कैंसर या फिर लीवर फेल कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे अगर और बात करें हेपेटाइटिस डी के बारे में, तो ये हमारी एक लीवर डिसीज़ है जो बहुत एक्यूट एंड क्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है। अब ये भी हमारा क्या होता है ना, ये भी एक तरह से हमारा डेंजरस माना जाता है, जो हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है, डी फॉर डेल्टा वायरस, और ये स्मॉल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। अब ये सेल्फ रेप्लिकेटिव डीएनए वायरस, इसमें मतलब क्या मैं आपको बताऊं सिंपल, जैसे अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस बी है ना, तो बी जिसको है ना हेपेटाइटिस बी, उसको चांस है कि वो बंदे को हेपेटाइटिस बी जिसको ऑलरेडी है उसी को ये हेपेटाइटिस डी हो सकता है। ये हेपेटाइटिस डी हमारा डायरेक्ट किसी को नहीं लगता है। हेपेटाइटिस डी वायरस हमारा तभी लगेगा अगर किसी बंदे को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी वायरस है। तो एक तरह से हमारा ये बी वायरस है जो आगे जाके डी में एक तरह से मतलब डी वाले को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। बाकी ये हमारा भी कॉन्टामिनेटेड नीडल्स की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की वजह से होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी हमारा एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर आता है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है हमारा हेपेटाइटिस बी के लिए अगर हम लेते हैं तो हमें ये ऑटोमेटिक डी के लिए प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये बी से हमारा कनेक्टेड होता है। अब कभी पूछे हेपेटाइटिस बी कौन कनेक्टेड है, तो डी हेपेटाइटिस बी हमारे आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर बात करें हेपेटाइटिस ई के बारे में, तो ये भी हमारा लीवर इन्फेक्शन है और ये मेनली हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होगा, जो स्मॉल सिंगल स्ट्रैंड नॉन इन्वलप्ड आरएनए वायरस है। अब ये भी बेसिकली जो हमारा ए वाला था ना, जैसे फीसल या फिर ओरल रूट से, या फिर अगर हम कुछ गंदा फंदा खा पी लेते हैं या पानी पी लेते हैं, उसकी वजह से होने के चांस होते हैं। और एफ वाला बात करें तो एक हाइपोथेटिकल वायरस है जिसको अभी माना गया नहीं गया है कि कुछ है या नहीं है, तो ये ऐसा ही है बस। तो ये नॉन एग्जिस्टेंस है, राउंडेड है, वायरस लाइक पार्टिकल्स होता है, और ये बेसिकली हेपेटाइटिस एफ एच वायरस की वजह से होता है। तो ये इतना अभी ज़्यादा नहीं है, बेसिकली हमारे 5 तक ही जो आपको कई जगह देखने को मिल जाते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, तो जैसे थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, पेन फीवर वगैरह होगा, और अपेटाइट यानी कि भूख लगना बंद हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, कमजोरी रहेगी, और कलर डार्क कलर की यूरिन आएगी। अब इसके नुकसान क्या है, तो एक तो लीवर डैमेज हो सकता है या फेलियर हो सकता है, और लीवर सिरोसिस, इसका मतलब क्या होता है ना, लीवर में जैसे इन्फ्लामेशन हो रही है, तो इन्फ्लामेशन के टाइम में वहाँ कोई स्कैर वगैरह आ गया, जैसे इस तरह का कोई घाव या कुछ पड़ जाता है, और वो बाद में बढ़ते बढ़ते क्या करता है, लीवर के जो फंक्शन है उसको मतलब इम्प्रॉपर कर देगा। इम्प्रॉपर यानी कि लीवर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसके बाद लीवर कैंसर हो गया। इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए वैसे कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन वगैरह का यूज़ कर सकते हो, मेडिकेशन वगैरह मतलब दवाई वगैरह यूज़ करो, आगे अच्छी डाइट लेनी है, और रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना है आपको।
तो ये थे हमारे इन सब के बारे में। अब देखो इसमें से अगर सारे आते हैं तब तो आप इसी तरह लिख के आ सकते हो, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बाकी एक काम करना है, जैसे ये है ना, तो इनको हर एक में थोड़ा थोड़ा बना के लिखना है। हेपेटाइटिस ए में थोड़ा अलग, हेपेटाइटिस बी में थोड़ा अलग, इन्हीं में से बना के सबके बारे में लिख के आ जाना, आपको थोड़ा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर किसी एक के ऊपर आता है बी थी तो इनके बारे में लिखो इंट्रो, और कॉजेज मैंने सबके लिख दिए हैं कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ये है, तो थोड़ा बहुत आप बना के लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप इसको थोड़ा कराना है, थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कर सकते हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस पूरी यूनिट का, एल्कोहलिक लीवर डिसीज। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, अब देखो एल्कोहलिक लीवर डिसीज है, डिसीज बीमारी, लीवर हमारी लीवर से कनेक्टेड है, और एल्कोहलिक मतलब क्या है कि अल्कोहल की वजह से। तो बेसिकली ये हमारी एक वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा लीवर है ना, ये आपको हमारा लीवर दिख रहा होगा, तो इस लीवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा एक्सेस मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का यूज़ करता है, शराब दारू बहुत ज़्यादा मात्रा में पीता है, तो उस चक्कर में क्या होगा, लीवर का क्या काम है, शराब जितनी ज़्यादा पियोगे उसको क्या करना, पचाना, मेटाबोलाइज करना। लेकिन अब अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में करोगे तो लीवर कब तक काम करेगा, तो उस केस में लीवर हमारा फेल होने के चांस होते हैं, और लीवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो एल्कोहलिक लीवर डिसीज एक्चुअल में क्या है कि ये वो कंडीशन है जब हमारे लीवर का स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंज हो जाता है, किसकी वजह से, हमारे एल्कोहल ज़्यादा कंजप्ट करने की वजह से, ज़्यादा पीने की वजह से। अब ये बेसिकली 3 स्टेज में होता है। पहले में हमारा आता है एल्कोहलिक फैटी लीवर। ये हमारी एक इनिशियल से माइल्ड स्टेज है, और इसमें क्या होता है कि अल्कोहल जब हम ज़्यादा लंबे टाइम तक मतलब पीते रहते हैं, थोड़ा पीते रहते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में पीते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक पीते हैं, तो ये हमारा एल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है। यानी कि जो फैट वगैरह, क्योंकि अल्कोहल एक ऑयली उसमें आ जाता है, तो हमारा फैट वगैरह जो है लीवर में इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसी को हम एल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं। सेकंड हमारा एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, तो ये सेकंड स्टेज है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप लगातार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पीते हो, तो इससे जो फैटी में चेंजेस हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो लीवर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। फैटी लीवर हमारी एक तरह से इन्फ्लामेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हेपेटाइटिस हमारी इन्फ्लामेशन है, हेपेटो इन्फ्लामेशन, तो यहाँ पे हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है, और वो हमारे लिए डेंजरस है। और इस केस में हमारे जो लीवर के सेल्स हैं वो भी हमारे नेक्रोसिस यानी कि डेथ करने लगते हैं, और डेथ करने की वजह से हमारे जो लीवर है वो फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। बाकी ये हमारा जो एल्कोहलिक सिरोसिस है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये थर्ड और मोस्ट एडवांस स्टेज है। अब इसमें क्या होगा, लीवर के फंक्शन सारे खो जाते हैं और ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और लीवर क्या, सिरोसिस क्या था हमारे, क्या था, जो मतलब लीवर के अंदर स्कैर हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन होकर, और लीवर फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे एडवांस स्टेज है, और इसमें लीवर के फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये 3 स्टेज में हमारा होता है। पहले फैटी लीवर होगा, सारा कुछ डिपॉजिट होगा, सेकंड केस में इन्फ्लामेशन वगैरह होकर और लीवर के सेल की डेथ होने लगती है, और थर्ड केस में पूरा लीवर हमारा खत्म हो जाता है। अब इटियोलॉजी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक ही है कि अगर कोई बहुत ही लंबे टाइम तक, प्रीलॉन्ग पीरियड तक अगर अल्कोहल का कंजप्ट करता है, हैवी ड्रिंकिंग करता है, तो उसको ये हो सकता है। सिरोसिस वही है, हमारे जो सेल्स है ना उसको डीजनरेट हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, और हमारे जो टिश्यू है उसमें थिकनिंग हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन की वजह से होगी, और लास्ट में हमारे लीवर जो है वो डेथ कर जाएगा। इसके बाद इट इज़ मोस्टली डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग एल्कोहल कंज्यूम। आप लोगों ने ये तो सुना होगा ना मूवीज़ में बहुत ज़्यादा, भाई मत दारू पियो, मत पियो, आपका लीवर फेल हो जाएगा, आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर वो नहीं कर पा रहा। तो जो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं ना, उनको यही बीमारी होती है, अल्कोहलिक लीवर डिसीज, और इसी से उनका लीवर जो है धीरे धीरे फेल करना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, और ख़त्म हो जाएगा। तो भाई जो ज़्यादा पीते हैं वो तो पीना बिल्कुल बंद कर दो, या यार देखो ओकेशनली कभी कभी डाल रहे हो तो बट कोई बात नहीं भाई, इन्जॉयमेंट का एक जरिया है, हर कोई कर रहा है नॉर्मली, सही महीने में एक बार वो। लेकिन अगर डेली करा रहे हो तो ये बहुत ही डेंजरस आपके लिए हो सकता है। बाकी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग इनिशियली तो इसके कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारा क्या होता है कि अगर कोई बहुत ही लंबे टाइम तक इसको पीता रहेगा, प्रोलॉन्ग पीरियड तक, तो ये हमारे लिए एक सीवर यानी कि बहुत ही डेंजरस हो जाता है। इसके बाद बात करें तो इसके और क्या सिम्टम है, तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, और एनर्जी आपकी एक तरह से ऐसा रहेगा बॉडी में जान ही नहीं बची है। देखा होगा पीने वीने वाले भाई ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं, कुछ भी करो, खड़ा करो सीधा फिर गिर जाते हैं वो। एपेटाइट और वेट लॉस, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा पतले दुबले होने लगते हैं। कहते हैं ना भाई बॉडी पूरी ख़राब कर रही तूने पी के। ताने वगैरह भाई अगर कोई ज़्यादा सुना तो आपने होगा, आप लोग भाई ऐसा ना करो। फिर नोजिया, वॉमिटिंग और पेट में दर्द। उसके बाद एडवांस लेवल पे क्या होता है, ऑडिमा या फिर एसाइड्स। ये एसाइड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे मेनली क्या होगा, जब लीवर बहुत ज़्यादा मतलब अल्कोहल भर जाएगा तो फ्लूइड एक तरह से बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो स्वेलिंग वगैरह कहीं पे इस तरह का फ्लूइड भर जाता है, और इसकी वजह से जो हमारा पाथवे है वो ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसी को हम एसाइड्स बोल देते हैं। फिर जॉइंटिस होने के चांस है, जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि हमारे येलोपन, ब्लू रिबन वगैरह ज़्यादा होने के चांस है। फिर हमारे हाथ पैरों का रेडनेस हो जाएगा, ये हमारे कुछ सिम्टम्स हैं जो हमको पता चलेंगे। और अगर कोई ज़्यादा पीता है तो इंपॉर्टेंट नपुंसकता आने के चांस है, यानी कि आगे जाके बच्चे वगैरह पैदा नहीं कर पाओगे, ये भी सीरियस का है। और टेस्टिकल्स के आपके श्रिंकेज हो जाना, आपके स्पर्म वगैरह का कम बनना।
बनना, और मेंस के अंदर जो मतलब आदमी लोग ज़्यादा पीते हैं तो उनके ब्रेस्ट का भी बढ़ जाना, जो नॉर्मली वुमेन्स में होता है तो ये मेंस में भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमारे इसी की वजह से होगा। अब पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें कि कैसे क्या हो रहा है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आप एल्कोहल, आप नहीं भाई सॉरी, जैसे कोई भी अगर एल्कोहल ज़्यादा यूज़ करता है, बहुत ही कंजप करता है लार्ज अमाउंट में, तो वो एल्कोहल क्या होगा हमारी बॉडी में जाके एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अब इसके भी तो बहुत मैकेनिज्म था, अब यही हमारा ये मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं है, नॉर्मल है, तो आप ऐसे समझ लो। अब ये एल्डिहाइड क्या करता है, हमारा इधर करेगा NADH की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। अब ये आपको अगर याद हो तो एक तरह से हमारा क्या होगा, ये थोड़ा सा रिड्यूसिंग की तरफ है, तो ये हमारा लाइपोजेनेसिस को बढ़ा देता है और फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन थी उसको कम कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इससे हमारा एक तो लीवर वो हमारा जो लिपिड्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, और हमारा जो लीवर है वहाँ पे फैटी लीवर कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डअप हो जाता है हमारा फैट लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये इधर दिक्कत होती है। अब जब ये बढ़ जाएगा तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, इधर हमारा क्या होता है लिपिड पेरोक्सीडेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो हेपेटोसाइट इंजरी हो जाती है। हेपेटोसाइट हमारे लीवर के सेल्स के बारे में बात की जा रही है, तो लीवर के जो सेल्स हैं उनमें इंजरी हो जाती है। तो एक केस हमारा फैटी लीवर हो गया, यहाँ लीवर के सेल्स में इंजरी हो गई, और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे ये अल्कोहल वगैरह खाते हैं तो एक तरह से क्या है हमारा आउटरी चीज़ है, तो यहाँ पे हमारे बॉडी का जो खुद का सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम है इन्फ्लामेशन वाला, वो यहाँ पे एंडोटॉक्सिन को रिलीज करता है, और ये हमारे साइटोकाइंस हो गए जो कप्फर सेल्स के द्वारा निकलते हैं TNF वाले, ये रिलीज करेंगे, ये इन्फ्लेम करेंगे सेल्स को, और वहाँ पे कोलेजन सिंथेसिस की वजह से लीवर में फिब्रोसिस हो जाती है, यानी कि लीवर में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्केर वगैरह बनेंगे जो लीवर मतलब सिरोसिस वगैरह करते हैं। तो ओवरऑल ये सारे के सारे हमारे लीवर फेल करते हैं। ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री के टर्म में चला गया, बाकी सब सिंपल थे, लेकिन ये इसी तरह होता है। एल्कोहल हमारा एसिटाल्डिहाइड बनेगा, जिसकी वजह से NADH की प्रोडक्शन बढ़ती है, हमारी लाइपोजेनेसिस यानी कि लिपिड ज़्यादा बनेंगे, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन यानी कि जो हमारा फैट का ऑक्सीडेशन होना था टूट के वो हमारा एनर्जी बनाता है वो कम हो जाएगा। तो दोनों केस में हमारे लीवर के अंदर जो हमारा लीवर है उसमें फैट की अमाउंट बढ़ जाती है, और उस केस में हमारा फैट में जब लीवर का लिपिड्स का बिल्डअप हो जाता है तो उसको हम फैटी लीवर बोल देते हैं। फिर हमारा ये ऑक्सीडेशन वगैरह आएगा, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा, लिपिड पेरोक्सीडेशन होगा इसकी वजह से, और हमारे यहाँ पे हेपेटोसाइट जो हमारे लीवर के सेल्स है वो डैमेज होंगे। और यहाँ लास्ट में क्या है कि ये हमारा एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा जो यहाँ इन्फ्लामेशन वगैरह करवाएगा, साइटोकाइंस इन्फ्लामेशन सेल कोलेजन जल्दी भरेगा, और हमारी फिब्रोसिस होगी, यानी कि एक तरह से स्कैर वगैरह लीवर के अंदर घाव वगैरह जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो तीनों ही केस हमारे लास्ट क्या करेंगे, लीवर को जाके डैमेज कर देंगे। बाकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो यहाँ पे हमारी एसाइड्स हैं, यानी कि एक तो अब्डोमिनल में हमारी स्वेलिंग हो जाएगी और उसकी वजह से हमारा पूरा रास्ता वगैरह रुक जाएगा। तो इसको बैक्टीरियल पेरिनोड, ये सब हमारा क्या है अब्डोमिनल जो पेट है वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह होने के चांस है। इसीलिए जो ज़्यादा पीते हैं ना भाई, एक तरह से पेट वगैरह, वैसे पूरी बॉडी कमज़ोर है लेकिन पेट सिर्फ उनका निकलता सा जाता है। फिर हमारे यहाँ पे आता है कोगुलोपैथी, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वगैरह हो सकती है। फिर यहाँ पे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस है, किडनी फेल हो सकती है, और लीवर कैंसर तक हो सकता है। लीवर जो हमारा फेल है उसके चांस तो हैं ही, बाकी लीवर कैंसर तक हो सकता है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अल्कोहल आपको बिल्कुल ही, ये तो भाई बिल्कुल ही ना के बराबर है कि कंजप्शन बहुत कम करो या पीना बंद कर दो। डाइट आपको हेल्दी रखनी है, नमक वगैरह भी कम यूज़ करना है, और वैक्सीनेशन का यूज़ करो इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस A, B वायरस या निमोनिया, क्योंकि इन सब की वजह से भी हमें अल्कोहल लीवर डिसीज़ हो सकती है, क्योंकि ये सब लीवर को ख़राब करते हैं ना। फिर हमारा एंटीबायोटिक का भी यूज़ कर सकते हो, बाकी सर्जरी वगैरह कर सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह भी हो जाता है। तो ये हमारी कुछ दवाएँ थी अल्कोहल लीवर डिसीज़ के बारे में। तो हमने जो अपने यूनिट 4 को कंप्लीट कर लिया। भाई कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को कंटिन्यूस देखा, भाई ज़रूर बताओ यार, ऐसे लोगों का मैं फ़ैन हूँ भाई, मैं खुद फ़ैन हूँ, आप मेरे नहीं हो तो भाई अच्छा लगता है आप अगर इतना करते हो। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो, भाई फीडबैक जरूर दो कैसा क्या लगा। बाकी अब यूनिट 5 ही हम इसकी कंटिन्यू करें या फिर कोई और सब्जेक्ट पकड़ें, आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।